3-4 गुना तक बढ़ गई। तो ऐसे किसान देश में लाखों हो रहे हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मूल वहाँ से है। तो कृषि प्रधान में गोवंश के आधार पर, और उसमें भी बिना दूध के गोवंश से बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो ये पहला काम चल रहा है। इसमें हम बैलों की उपयोगिता, फिर हमारे गोबर गैस, बाकी की चीज़ें सब कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरा जुड़ा हुआ बहुत महत्व का विषय है, वो ये सब औषधियाँ आप देख रहे हैं। देखिए, आप पंचगव्य औषधि आपके सामने। अब मैं कुछ औषधियाँ इसमें बता दूँ, जैसे ये गोमूत्र है, गोमूत्र आसव है। अब यहाँ पर ये गोमूत्र का अर्क है। अब हमारे शास्त्र में इसका बड़ा विशद वर्णन है, पिछली बार हमने किया था, फिर भी थोड़ा सा स्मरण करा दें। ये हमारे चरक संहिता, सुश्रुत, वाग्भट, अलग अलग ग्रंथों में ये निघंटु रत्नाकर का है। गोमूत्र कसेला, कड़वा, तीखा, पचने में हल्का, क्षारीय, उष्ण, तीक्ष्ण, पच, ऐसे गुणधर्म है। और ये हम लोग अनुसंधान करते हैं जब इसमें किस तरह के क्या क्या तत्व हैं। और इसके अंदर हमने विस्तार से देखा कि सामान्यतः बहुत तरह तरह के, यानी 4-5 हज़ार अलग अलग कंपाउंड्स, यानी बहुत सारे यौगिक मिल रहे हैं इसमें। ये कुछ लिस्ट एक मैं बता रहा हूँ कि जिसमें गोमूत्र के देख सकते हैं आप, ये किसमें कौन से घटक द्रव्य, आपके सामने ये लिस्ट है पूरी। और अभी जो बात हो रही है वो स्वर्णाक्षर की, वो हमारे यहाँ भी एक उसका रिपोर्ट में आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखिए, इसमें ये सोने का अंश जो है 0.072 पार्टिकल पर मिलियन। अभी ये काम हमारे डॉक्टर संजय जी वाते जी के मार्गदर्शन में लगभग 5-7 साल पहले यहाँ पर गोमूत्र में एंटी माइक्रोबियल, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, ऐसी गुणधर्म उसके साथ से ये भी देखा गया। और यही काम बम्बई में लगभग 20 साल पहले राजू जी आप्टे के मार्गदर्शन में वहाँ पर हुआ। तो वहाँ भी कुछ अंश में, क्योंकि जो ऑरम ऑक्साइड या स्वर्ण का वो क्षार बोल सकते हैं, ऐसा ही अभ्यास डॉक्टर गोलकिया जी ने जूनागढ़ में किया। 3 स्थानों पर ये ध्यान में आया कि उसमें देशी गाय के दूध में भी है और गोमूत्र में भी है। अब हम उसके ऊपर बहुत सूक्ष्म अभ्यास में आगे बढ़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से बहुत कम प्रमाण में लेकिन है। तो ये अपने आप में चिकित्सा में इसका जो उपयोग ध्यान में आता है कि गोमूत्र के जो गुणधर्म बताए गए और उसके जो पेटेंट्स हम लेते गए। पहला पेटेंट हुआ तो बायो एनहांसर है, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरिया, ऐसे गुणधर्म है। उसके साथ साथ ये उसकी उपलब्धता 2 से 80 गुना बढ़ा रहे हैं। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है। दूसरा पेटेंट जब नीरी से हुआ तो उसमें ध्यान में आया कि इसमें वोलाटाइल फैटी एसिड्स हैं और वो कैंसर कोशिकाओं को मार रहे, अच्छी कोशिकाओं को पुनर्जीवन कर रहे हैं। साथ साथ में ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं। जो हमारे सर का बहुत बड़ा कार्य आपके सामने भी आने वाला है, डॉक्टर रामसूद जी का, ये बहुत देश को दिशा देने वाला था कि प्रतिरोधक क्षमता 104% तक बढ़ाता है। अब ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि तो इसमें ये जो सारपूर्ण तत्व हैं, और हमारे इसी गोवंश में, ये जरा ध्यान दीजिएगा, इसी होल्स्टीन फ्रीजियन में सारे गुणधर्म। और जो जंगल में, मैं आज भी संयोग से देवलापार से ये बातचीत कर रहा हूँ, तो हमारा गोवंश जंगल में चढ़ने जाता है, उसको जड़ी बूटियों की बड़ी पहचान रहती है। तो ये गुणधर्म उसकी वजह से आए हैं और ये अपने आप में बड़े विशेष हैं। तो इसके परिणाम, इसमें हम जैसे गोमूत्र से आसव भी बना रहे हैं कफ काशी दमा के लिए, और ये सब हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें हमारी बहुत विस्तार की, जैसे ये पुस्तिका हमारी 12 भाषा में प्रकाशित हुई है, रोगियों के अनुभव की पुस्तिका आपके सामने है। और इसमें हमारे जो उत्पादन है वो लगभग 47 उत्पादन, यानी इनको लाइसेंस एफडीए का। ये पंचगव्य आधारित औषधियाँ हैं कि भारतीय देशी गोवंश के दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र से औषधियाँ बनी हैं और बहुत ज़्यादा परिणामकारी हैं। तो इसके ऊपर सब लोग विशेषता से ध्यान देंगे कि हम गाय दिवस केवल गाय के पूजन के लिए, केवल गाय को कुछ एक धार्मिक मान्यता के लिए, या हमारा कुछ आध्यात्मिक, या कभी कभी होता है कि लोग कुछ जैसे स्वार्थवश कुछ आशीर्वाद लेना है, कुछ अपने ग्रह या कुछ विपरीत चल रहे हैं, तो ये मत सोचिए। हमारे खुद के और सृष्टि के अस्तित्व के लिए गोवंश का होना जरूरी है। तो इसलिए हम ये दिवस मनाने का, इसका संकेत इस तरफ से है। ये सामने आपके जो औषधियाँ, क्योंकि आज के सत्र में ये सारे विद्वतजन बताने वाले हैं। अजीत जी हमारे कृषि का जो विस्तार से इंदौर रहते हैं, बहुत विस्तार से कई प्रांतों में भी जाते हैं, लाखों किसानों से संपर्क में रहकर बहुत बड़ा कार्य कई जिलों में हो चुका है, कर रहे हैं। रामसूद जी सर हमारे पूरे देश में भ्रमण होता है, विदेश में कई बार जाते थे, विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े उसके, और भारत के नेशनल फेलो रहे। तो ये सब जो हमारे एक प्रकार से दिव्य विभूति अमृत के काम जो कर रहे हैं, कि गोवंश की उपयोगिता 3 विषय के, और तीनों के विषय यहाँ पर प्रमुख हैं। कृषि में है, पशु विज्ञान हमारी नस्लों वाला है, और स्वास्थ्य के लिए, और मानव स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा सब में इतना महत्व है। तो ये सब औषधियाँ, उसमें देशी गाय के दूध, दही, घी, छाछ से बनी औषधियाँ भी है, गोबर गोमूत्र से बनी औषधियाँ, और इसको पूरी दुनिया ने अब मान लिया है। इसमें जैसे हमने गोमूत्र अर्क जो आपके सामने रखा, इस पर डिस्कवरी ने फिल्म बनाई,
क्योंकि इससे हमने देखा कि कैंसर के भी कितने रोगी कैसे ठीक हो गए। ये आपको सामने एक स्टेज 4 का कैंसर में रख रहा हूँ। अभी कोरोना में भी इतना ही विस्तार से कम हो गया। आपके सामने है डॉक्टर वर्मोडी जी हमारे। आपकी आवाज नहीं आ रही मानसिंह जी। इसमें ज़्यादा अरे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहभागी रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसको समझने का, क्योंकि इसमें मंजन बनाया, साबुन बनाई, ये सारी चीज़ें जो है ये अपने आप में बहुत विशेष है। जैसे गोबर की मुल्तानी मिट्टी गेरू के साबुन बनाई, तो इस पर भी फ्रांस वालों ने फिल्म बनाई और ये भी त्वचा के रोगों के लिए बहुत लाभदायक है। ये आपके सामने साबुन की किया है। जापान के समाचार पत्र ने बड़े विस्तार से इसको छापा, जर्मनी ने शूटिंग किया, जैसे डिस्कवरी ने फिल्म बनाई। तो ये सारी चीज़ें विश्व में लोकप्रिय हुई हैं। हमारे देश में इसको ले जाना है, इसकी गहराई से सारी चीज़ों को समझना है, इसके अंदर क्या क्या तत्व हैं, क्या प्रभाव हैं, और इस पर जो कार्य हो रहा है धरातल पर हो रहा है। किसानों के बीच कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, जो हमारे वो आधारित ग्राम विकास की बात है। इसमें मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स बता रहा हूँ कि जहाँ पर हमारे गाँव में अभी, जहाँ से हमारे बंगाल से हमारे अजीत जी बात कर रहे थे, आप बंगाली में देख सकते हैं, ये पूरा बंगाल के 550 गाँव में परिवर्तन चल रहा है गौ सेवा परिवार के माध्यम से। ऐसे ही हमारी ये जो इसमें ये पूना के आसपास है, ये कृषि की बात बता रहा हूँ कि किसानों के खर्च 25 से 50 गुना 80 गुना तक कम हो रहे हैं। तो ये गोबर गोमूत्र का गोवंश का परिणाम है, इसके तत्व हैं। ऐसे ही हमारे कृषि की बात है और इसके साथ साथ पंचगव्य आयुर्वेद और हमारी नस्लों की विशेषता कि देशी गाय के दूध में A2 नाम का प्रोटीन पाया गया, विदेशी गोवंश में A1 नाम का होता है, ऑटिज्म, हृदय रोग, कैंसर बढ़ा रहा है। हमारे देशी गाय के दूध, क्योंकि इससे जो बहुत सारी चीज़ें बन रही है, जैसे हमारा पंचगव्य घृत है, तो ऐसी जो औषधियाँ बन रही है देशी गाय के दूध में, वो स्वर्णक्षार, उसके बाकी के तत्व, वो स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले, वो हमको ऊर्जा प्रदान करने वाले, उसकी जैसे घी को बताए अग्निदीपन पाचन कर रहा है, ऐसे ही वो प्रज्ञान जी हमारे विस्तार से बताएंगे कि ये सब चीज़ें हमारे गोवंश में ही ये महत्व मिला है। और इसके साथ इसमें अभी देशी गोवंश का पालन करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ी। देश में आईआईटी वाले होंगे, आईटी वाले होंगे, तरह तरह के, वो देशी गाय के दूध का भारत में 80-100 रुपये, कहीं कहीं पर उससे भी ज़्यादा, यानी 120 रुपये लीटर तक बिकने लगा है। कि डेयरियों को अब ध्यान में आ रहा है कि वो विदेशी जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन जो लाए थे वो खतरा है, उस गाय का दूध कैंसर बढ़ा रहा है, उसमें स्वर्णक्षार बिल्कुल नहीं है, और हमारे गाय के दूध में, गोमूत्र में जो विशेष तत्व हैं, ये जर्सी का फोटो देख सकते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हमारे गोवंश में है। तो आज के दिवस पर क्योंकि ये सब विशेषज्ञ ज़्यादा समय थे, इनका विशेष विषय होता है, ये लोग इस पर बहुत विस्तार से पहले से काम कर रहे हैं, तो मेरा निवेदन इतना रहेगा कि इसमें आप लोग इसकी गहराई को समझें। इसमें हम लगभग 100 से ज़्यादा उत्पादन है, 50 के आसपास पंचगव्य के उत्पाद हैं गोबर से। जैसे आप देख सकते हैं, ये पीछे फ्रेम है, मूर्तियाँ, गमले, कुछ जैसे गोमूत्र से फिनाइल, और तरह तरह के जैसे नर्सरी के कप्स वगैरह, और फिर तरह तरह के विस्तार वाले कार्य जो गोबर गोमूत्र से चल रहे हैं, गैस और ऊर्जा बैलों से कुछ हम उपयोगिता का बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के गोवंश जीवन दे रहा है। हमारे 6 लाख से ज़्यादा गांव वो पूरे एक अच्छे, जिसको बोलते हैं स्वावलंबी गांव में परिवर्तित हो सकते हैं। जो हम नया नारा दे रहे हैं कि स्वावलंबी, स्वाभिमानी, भाव जगाना, आत्मनिर्भर भारत की बात में, और मेक इन इंडिया, कौशल विकास, फिर समर्थ भारत, तो ये सब गोवंश के आधार पर पाएगा। तो इसमें आप लोगों का सहभाग बना रहे। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ की इसकी बात कर रहे हैं हम, जो तत्वों की, आप govigyaan.com अपनी वेबसाइट है, और बहुत सारे हमारे ये सब चैनल्स, और ये जो वैज्ञानिक इसमें काम करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जिसको बोलते हैं गोपनीय नहीं, सबके लिए सारा खुला हुआ कार्यक्रम है। आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, सबके साथ हमारा वार्तालाप रहेगा, इन चीज़ों को आप अनुभव करेंगे। और जयेश जी ठक्कर जो हमारे वैद्यराज जी आज इसमें जो को होस्ट आप देख रहे थे, वो हमारे वरिष्ठ वैद्य, और इनसे भी हमारा आगे आरोग्य भारती बाकी माध्यम से बंगाल के 500 550 गांव में जो गुस्सा परिवार वाला कार्य है,
ये विस्तार से उसमें जुड़े हुए रहने वाले हैं। तो पंचगव्य के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर ये विस्तार का कार्य करने जा रहे हैं। तो इसमें आप सबकी सहभागिता को एक अच्छे मुकाम पर ले जाना है। ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम के रूप में नहीं, आप इसको कार्य रूप में परिणत करेंगे। ज़्यादा जो वैद्य, चूँकि हमारे वरिष्ठ वैद्यजन पिछली बार भी थे, मेरा सबसे आग्रह रहेगा, आपके विद्यार्थी, आप स्वयं भी बहुत सारे लोग हैं, तो ये पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा एक घर-घर की चिकित्सा पद्धति बने, जैसे होता है सर्वमान्य चिकित्सा पद्धति। और गोवंश, हमारे गाँव के अंदर देशी गोवंश की फिर से प्रतिष्ठा हो। हमारे गाँव में हम सांड से लेकर सारी व्यवस्थाएँ फिर से ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब में हमारी सबकी सहभागिता हो। और अंत में इतना ही कि हम रोज कुछ न कुछ रूप में देशी गोवंश उसकी सेवा का संकल्प करें, वही हमको प्रेरणा देंगे कि हम रोज कुछ गोग्रास, हमारे यहाँ बताया था कि गाय को कुछ खिलाना, गाजर केला, ककड़ी, कुछ कच्चे आहार। क्योंकि गाय के बारे में अभी आपने सुना होगा, मैं एक बार और बता दूं कि विदेशियों ने अभी पिछले 2-3 महीने पहले आपने देखा कि अमेरिका में विशेष करके काऊ कड़ी की गाय को गले लगाना 22-23 हज़ार रुपए 1.5-2 घंटे। अब हमारे यहाँ गाय को सहलाने का, गाय को सुबह दर्शन किया तो सारे पाप नष्ट होने के बाद गाय की परिक्रमा, सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा, गाय के चरणों की दूध मस्तक पे डाली, सारे तीर्थों में स्नान करने का पुण्य, ये सब था। हमारी चीजों को हमने दकियानुसी मान लिया या सांप्रदायिक मान लिया। उसके पीछे गहरा विज्ञान है, क्योंकि गोवंश के पीठ चलाने से बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर, वो हजारों की बड़ी संख्या है, उसका सिस्टमेटिक ट्रायल भी किया है कि उनके ऊपर बहुत अच्छा परिणाम हुआ, उनका ब्लड प्रेशर पूरा कंट्रोल में है गाय को सहलाने से। तो गोवंश का सेवा का संकल्प लें कि कुछ हम दैनिक गोवंश के लिए कहीं ना कहीं हम जुड़े रहेंगे और इन कार्यों को अनुभव करेंगे, देखेंगे, और इसमें क्या क्या हम सहयोग कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, और सारी जानकारी ज़्यादा जनता तक ले जाएं, तो हम उसके संदेशवाहक बने, तो ये कार्यक्रम सफल होंगे। और हमारी ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कि गौशालाएं सक्रिय हों, ये सब उत्पादन वो बनाएं, और उसमें हमारा कुछ ना कुछ योगदान, हमारे पशु चिकित्सक होंगे, वैद्य होंगे, डॉक्टर्स होंगे, तो गौशालाओं की दिशा ठीक हो जाएगी और शुद्ध अच्छी नस्लों का पालन, आने वाली पीढ़ियां इससे सुरक्षित रहेगी। खेती में जैसे हम जल संरक्षण है, वो पानी बढ़ रहा है, जल यानी जिसको बोलते हैं जल के स्रोत जो बिगड़ रहे थे रासायनिक की वजह से, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, ये सब आप होता हुआ देखेंगे। तो मैं यहीं पर अभी विराम लूँगा। इन कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा आपका आग्रह रहेगा कि एक हमारे जीवन के लिए कि हम कुछ इसमें योगदान निश्चित रूप से करें और इस पर ध्यान देंगे। ये प्रार्थना के साथ सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मार्गनिर्देशन हमेशा एक ऐसा प्रेरणा देता है कि हम लोग कल से पंचगव्य में लगे। निश्चित आयुर्वेद वालों को पंचगव्य की महत्व समझना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने अग्रिम वक्ता आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर एस चौहान जी को इनवाइट करता हूँ। वो हेड पैथोलॉजी वेटरनरी साइंसेज हैं, एक्स डायरेक्टर आईवीआरआई, एक्स डायरेक्टर आईबीटी, एक्स नेशनल फेलो आईसीएआर, एक्स एडवाइजर डब्ल्यूएचओ। स्वनाम धन्य बड़े विराट व्यक्तित्व के मालिक। मोर देन 30 ईयर्स, 38 ईयर्स रिसर्च एक्सपीरियंस, काउपैथी, हर्बल मेडिसिन, इम्यूनोमॉड्यूलेशन एंड इम्यूनोपैथोलॉजी। ऐसे एक विद्वान व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करता हूं, प्रोफेसर डॉक्टर आर एस चौहान जी। स्वागतम। डॉक्टर आर एस चौहान सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर शुरू करिए, चौहान सर शुरू करिए। अनम्यूट कीजिए। चौहान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आप तक जा रही है? आप अनम्यूटेड हैं।
वो संभवतः दोबारा जुड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, एक बार अभी लेफ्ट करके गए हैं। पवन जी का लिंक अपने यहाँ से बंद है, चालू करिए। लिंक अपने यहाँ से लिंक अपना जुड़ा नहीं है, उधर से प्रयास करें, जुड़ रहा है, जोड़िए उसको। एक हाँ 1 मिनट, हाँ वहां से कर। नहीं, ऐसे कोई लिंक ऐसी नहीं दी जाती साहब, वो आते हैं तो स्वागत करते हैं। इसमें जुड़े हैं ना, वेबएक्स को चालू कर लीजिए, हम लोग का चालू है बराबर, आप चालू कर लीजिए उसको। वो बीच में जुड़े थे, अभी लेफ्ट हो गए हैं। बंद करके हाँ, जुड़ रीजॉइन रहे कर हैं, रहे जुड़ हैं। रहे हैं। स्वागतम चौहान साहब, स्वागतम। काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए चौहान साहब। स्वागतम। हाँ, मेरा भी तो आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बढ़िया बढ़िया, बोलिए आपके बोलिए। दर्शन भी हो रहे हैं। जी 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 जी, धन्यवाद आपका कि मुझे सुनने के लिए भी आपने अवसर दिया। कितना समय रहेगा अपने पास शर्मा जी? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। चलिए, मैं प्रयास करूंगा 20 मिनट्स के अंदर अंदर अपनी बात रख सकूं। जी, धन्यवाद। मैं बेसिकली पैथोलॉजिस्ट हूं और इम्यूनोपैथोलॉजिस्ट, पंतनगर विश्वविद्यालय में कार्य कर रहा हूं आजकल। इससे पहले हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में रहा, IVRI में ज्वाइंट डायरेक्टर रहा, फिर एक बायोटेक इंस्टीट्यूट है उसका डायरेक्टर रहा, अभी आजकल इधर ही हूँ, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट देखता हूँ, वेटनरी साइंस। गो विज्ञान और पंचगव्य ऐसे करके हमने एक कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। मेरे ख्याल से सन 1999-2000 के आसपास की बात रही होगी। उससे पहले मैं पेस्टिसाइड के क्या दुष्प्रभाव हैं उनके ऊपर शोध कर रहा था। करीब 40 वर्ष का मेरा शोध का अनुभव है विभिन्न विषयों में। और फिर जो अभी मेरे पूर्व वक्ता थे सुनील जी मानसिंह का, इन्होंने पकड़ लिया और इनकी पकड़ इतनी मजबूत है जी, तब से मैं बाहर नहीं हो पाया इनसे। ये पकड़े रहते और एक बार जिसके जो इनके हत्थे चढ़ जाए फिर उसे छोड़ते नहीं जल्दी से। तो तभी से गौ विज्ञान के कार्यक्रम में जुड़ा और मेरे ख्याल से गोमूत्र और ऐसे गाय का घी, दूध और अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट, अभी भी मेरा एक कोरोना की वजह से डिले हो रहा था एक्सपेरिमेंट, कल ही उसके लिए चूहे आए हैं, कल से वो प्रारंभ हुआ है। मेरे ख्याल से 30वां एक्सपेरिमेंट है। अभी मेरा वो करीब 8-9 महीने लगते हैं एक एक्सपेरिमेंट पूरा करने में। तो वहां से शुरुआत हुई थी और जब शुरुआती तौर पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो ये लगा कि गाय से प्राप्त यही 5 चीजें नहीं, और भी कई ऐसी चीजें हैं। गाय का सानिध्य है, गौ की सेवा है, इसको डिफाइन भी करा कई जगह गौ टूरिज्म के नाम से। तो एक हम लोगों ने नाम दिया गौपैथी या कावपैथी, क्योंकि पंचगव्य को लेकर के अंग्रेजी पढ़ने वाले, अंग्रेजी डॉक्टर कहिए, या मैं जैसे WHO में एडवाइजर रहा 7 साल, तो वहां कोई इन बातों को समझता नहीं था। तो हमने कावपैथी करके नाम रखा और उसी के तहत ये सारे कार्यक्रम अपने लोगों ने प्रारंभ किए। चाहे तो उसे काव कडलिंग कहा, गो सेवा कहा, गो टूरिज्म कहा, लव फॉर काव कहा, या गौमूत्र पर रिसर्च, मिल्क पर रिसर्च, घी पर रिसर्च, दही पर रिसर्च, गोबर पर रिसर्च, ऐसे करके। और उस समय मुझे लगता है कि सुनील जी के अथक प्रयास से करीब मेरे ख्याल से 20-25 वैज्ञानिक हम लोग जुटे थे। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री रहे उस समय,
और मशेलकर जी CSIR के डायरेक्टर जनरल थे। तो CSIR के कई संस्थान जो अभी सुनील जी बता रहे थे कि हमने पेटेंट लिए, वो सारे पेटेंट इन वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के सुनील जी ने इन काम को अंजाम दिया। खैर, मैं अब विशेष रूप से मैं बस अपने वाली रिसर्च को फोकस करूंगा आज, बाकी कभी विस्तृत होगा तब बात करेंगे। हमने प्रयास किया कि भाई ये जो साइंटिफिक वैलिडेशन है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा है, आचार्य वैद्य लोग भी मानते हैं, बट आधुनिक विज्ञान कई चीजों को नहीं मानता, और उनको कैसे सत्य प्रमाणित किया जाए। तो हमने विभिन्न प्रकार के जो मॉडर्न टूल्स लगा के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे अभी मैंने बताया कि अभी 30वां एक्सपेरिमेंट कल से प्रारंभ हुआ है। साइंटिफिक वैलिडेशन में हमने ज्यादातर जो काम किया, काव यूरिन को लेके काम किया, क्योंकि एक समस्या शुरुआती ये थी, माननीय अपने अशोक जी सिंघल जी के उसमें, कि भाई जो गाय दूध देती है उसे तो रखते भी हैं लोग, लेकिन जो दूध नहीं देती उसका क्या करें, उसकी उपयोगिता बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। उस पर वैज्ञानिक समुदाय जुटा था। तो गौमूत्र पर काम मेरे हिस्से में भी आया। उसमें प्रारंभ किए नतीजे चूहों में, शुरुआती 2-3 एक्सपेरिमेंट लगातार लगाए, क्योंकि जो प्रारंभिक नतीजे आए वो आश्चर्यजनक थे, बट विश्वास नहीं हो रहा, क्यों मैं भी मॉडर्न साइंस का विद्यार्थी रहा, और शुरुआती जो सुनील जी कहते थे कि साहब गौमूत्र से लोग ठीक होते हैं, लाभकारी है, ऐसे ऐसे है, तो मैं खुद ही मानने को तैयार नहीं होता था उस समय। खैर, जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो पहला एक्सपेरिमेंट के नतीजे बड़े चौंकाने वाले थे कि गौमूत्र से चूहों में इम्यूनिटी बढ़ी, और कैसे बढ़ी, क्या हुआ, कई चीजें हमने देखी उसमें। तो ये लगा कि नहीं, इसको रिपीट करेंगे। तो 2 बार 3 बार हमने जब लगाया, उसके बाद फिर इन चीजों को प्रकाशित किया। क्या था ये? एक शब्द यूज होता है हमारे इधर, इम्यूनोमॉड्यूलेशन। अभी आजकल कोविड के चक्कर में एक इम्यून बूस्टिंग की बात चली है, इम्यूनो बूस्टर। इम्यूनिटी हम सब लोग जानते हैं, जैसे रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इम्यूनिटी की एक खासियत यह है कि इम्यूनिटी जब तक बैलेंस रहती है, ऑप्टिमम लेवल तक रहती है, तो ठीक रहती है। अगर जब इम्यूनिटी बढ़ जाती है और या घट जाती है, तब प्रॉब्लम करती है। इम्यूनिटी घटने की बात पर मैं रिसर्च कर रहा था, इम्यूनो सप्रेशन, इम्यूनो डेफिशिएंसीज, और वो इम्यूनो डेफिशिएंसी जो आजकल तो सभी लोग बात कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इतने सारे केमिकल्स हमारी फूड चेन में, फ्लेवरिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, इतने सारे हमारे जो कॉस्मेटिक्स, हमारे दैनिक उपयोग में होने वाली तमाम चीजें। एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको पेस्टिसाइड्स का, कि जो हम लोग गुड नाइट या ऑल आउट करके जलाते हैं घरों पर, ये डी ट्रांसएलेक्सेन होता है, ये भी हानिकारक है। तो माने मैं इन पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, इनके क्या हानिकारक प्रभाव है। तो उनका सबसे बड़ा जो हानिकारक प्रभाव था, वो यही था कि वो इम्यूनिटी को डाउन रेगुलेट करते हैं। और मैं इस खोज में था कि कोई चीज ऐसी हो कि इम्यूनिटी को बढ़ाए, इम्यूनिटी को अपरेगुलेट करे। अभी आजकल जो बात हो रही है इम्यून बूस्टिंग की, मैं उसको लेके कह रहा था कि अगर इम्यूनिटी कम होती है तो भी हानिकारक है। इम्यूनो सप्रेशन, व्यक्ति विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शंस और बीमारियों के लिए ससेप्टेबल होता है, ज्यादा सुग्राही होता है, और अगर इम्यूनिटी का लेवल बढ़ जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जी, ऑटो इम्यून रिएक्शंस बॉडी में होते हैं। तो अभी तक इंग्लिश मेडिसिन में मुझे लगता है कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि जो इम्यूनिटी को अच्छी तरह से बढ़ा सके या मैनेज कर सके। हम इसी सर्च में थे, कई प्रकार की हर्ब्स में, कई प्रकार की आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन हम लोगों ने डेवलप किए, कई मार्केटिंग करती हैं कई कंपनियां। बट जब गौमूत्र पर काम किया तो गौमूत्र का सबसे अच्छा गुण जो है वो है इम्यूनोमॉड्यूलेशन। मींस कि ये इम्यून बूस्टिंग तो करता है, बट इतनी करता है एट एन ऑप्टिमम लेवल, जितना रिक्वायर्ड है, माने बैलेंसिंग ऑफ द इम्यूनिटी, इम्यूनोमॉड्यूलेशन। इम्यूनोमॉड्यूलेशन देखने के, जांचने के, जैसे चूहों में मैं बता रहा था, इतने सारे एक्सपेरिमेंट हुए चूहों में, मुर्गियों में, काफ्स में। तो उसमें देखा कि जैसे एक आता है वर्ड आजकल बहुत कर रहे हैं, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज मेनली 3 प्रकार से रहती हैं बॉडी में, ब्लड में। IgG है, IgM है, IgA है।
तो इनके स्तर को हम लोगों ने मापा। फिर जो एंटीबॉडीज को ब्लड की सेल्स बनाती हैं, बी सेल्स की क्या कैपेसिटी है कि वो एंटीबॉडीज कितनी मात्रा में बना सकती हैं। बी सेल ब्लास्टोजेनेसिस एसेज होते हैं इसके, तो वो करके देखिए हर एक्सपेरिमेंट में। फिर जो इम्यूनिटी होती है शरीर में, वो सिर्फ बी सेल वाली या एंटीबॉडीज ही नहीं होती, एंटीबॉडीज के साथ साथ एक टी सेल रेस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। तो टी सेल्स की भी ब्लास्टोजेनेसिस वो देखी। फिर एक ऐसी सेल्स होती हैं जो लिम्फोसाइट तो होती हैं, ना तो टी सेल्स होती हैं ना बी सेल्स होती हैं, उनको एनके सेल्स कहते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। ये सेल्स नॉन स्पेसिफिकली बॉडी में कोई सेल गड़बड़ कर रही है, कैंसर बनना होता है तो उसे खा के खत्म करती है, तो इनकी एक्टिविटी को मेजर किया। फिर मैक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस और मैक्रोफेजेस, जो टीएलसी डीएलसी अपने लोग कराते हैं, तो डीएलसी में लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ऐसे जो मापते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स की एक्टिविटी और मैक्रोफेज की एक्टिविटी, इनकी दो प्रकार की एक्टिविटी होती हैं, एक बैक्टीरियोसाइडल और एक एनगल्फमेंट पावर। तो एनगल्फमेंट पावर भी और बैक्टीरियोसाइडल पावर भी, ये दोनों मेजर की। फिर कुछ साइटोकाइंस ऐसे जो इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं पूरी इम्यून चेन में, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, पर्टिकुलरली दो इंपॉर्टेंट थे, दो को मेजर किया। फिर एक होता है इसमें डीटीएच रिएक्शन, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये मेजरमेंट होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का, जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं उनमें ज्यादा, वायरल डिजीज में ज्यादा इसकी अहमियत होती है, तो उसका मेजरमेंट करा। फिर पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी इन्हीं ऑर्गन्स की। फिर इसके एंटी इन्फेक्शन प्रभाव, ऐसे करके ये सभी हमने देखे। और ये जितने पैरामीटर्स थे, सभी पैरामीटर्स में 20% से लेकर के 104% तक का इन्हांसमेंट हमें देखा गया। जैसे टी सेल बी सेल ब्लास्टोजेनेसिस है, तो 50 to 60% इसकी एक्टिविटी इनकी इंक्रीज होती है। सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिविटी जो मिलती है गौमूत्र की, वो मैक्रोफेज पर मिलती है। मैक्रोफेज वो कोशिकाएं हैं, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसे शरीर में जाता है या वायरल इन्फेक्शन जाता है, तो ये उसे खा के खत्म करते हैं या उसे प्रोसेस करके एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया में डालते हैं। जैसा हम लोग सब जानते हैं, जैसे कोई वैक्सीन लगवाई, अभी आजकल जैसे बात चलती है कि भाई पहला टीका लगवा लीजिए, तो उसके 15 दिन के बाद कहीं थोड़ा सा रेस्पॉन्स आएगा, या दूसरा टीका लगवा लीजिए तो उसके 15 दिन के बाद आपकी इम्यूनिटी अच्छी बननी शुरू होगी। आमतौर पर क्या होता है कि 7 दिन में, 7 से 8 दिन में बॉडी में एंटीबॉडीज बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये जो 7 से 8 दिन का पीरियड है, ये एंटीजन जब बॉडी में जाता है उसकी प्रोसेसिंग होती है। और मैक्रोफेज वो कोशिकाएं हैं जो एंटीजन को प्रोसेस करती हैं, इनको एपीसीज नाम भी है, एंटीजन प्रोसेसिंग सेल्स। खैर, ये अपनी एक प्रक्रिया है कि कैसे करके एंटीबॉडीज बननी शुरू होंगी, और उसमें समय लगता है 7 से 8 दिन, और 15 दिन में फिर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव लेवल आना शुरू हो जाता है। तो मैक्रोफेज की एक्टिविटी, और मैक्रोफेज का जो सबसे बड़ा रोल है, आजकल जैसे हमें कोई बीमारी होती है, एक एग्जांपल लीजिए जैसे टाइफाइड है, तो उसमें ट्रीटमेंट किया, एंटीबायोटिक्स देते हैं जनरली। उसके बाद देखते हैं कि 7-8 दिन 15 दिन जब ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद जैसे ही ट्रीटमेंट विड्रॉ हुआ, तो कुछ दिन के बाद में रिकरेंस हो गई, टाइफाइड दोबारा से हो गया उस व्यक्ति को। कारण क्या है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये या तो बैक्टीरियोस्टैटिक हैं या बैक्टीरियोसाइडल हैं। जो बैक्टीरियोस्टैटिक हैं वो बैक्टीरिया को मारते नहीं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, और वो बैक्टीरिया मैक्रोफेज कोशिकाएं खा के खत्म करती है। लेकिन जब मैक्रोफेज कोशिकाएं कमजोर होंगी, उनकी एक्टिविटी डाउन रेगुलेट होगी बिकॉज ऑफ आइदर पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स इन द फूड चेन, और वीकनेस ऑफ द पर्सन और डाइट, ढेर सारे कारण हो सकते हैं, और इवन बीमारी और इवन एंटीबायोटिक देने से भी सप्रेस होती है। तो ऐसी स्थिति में मैक्रोफेज अपना काम नहीं कर पाते और इन्फेक्शन की रिकरेंस होने लगती है बॉडी में। हम देखते हैं तमाम नई नई बीमारियों का लगना, रिकरेंस होना, ये आम बात हो गई। तो ऐसे में मैक्रोफेज कोशिकाओं को ताकत देना, इसको मजबूती प्रदान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था। और इसमें हमने देखा कि जो गोमूत्र है, इसके नतीजे, जो एनगल्फमेंट पावर है मैक्रोफेजेज की, उसको, और उसकी जो बैक्टीरियासाइडल पावर है, वो इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाता है। इसी प्रकार जो एंटीबॉडीज के लेवल्स थे, आईजीजी, आईजीएम, जैसे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स आता है तो आईजीएम आती है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है तो आईजीजी आती है।
इनके रेस्पॉन्स को बढ़ाता है। एक सरफेसेस पर, जैसे म्यूकस सरफेस है, मेनली स्किन है, ऐसी जगहों पर इंटेस्टाइन की सरफेस है, रेस्पिरेटरी सरफेस है, रिप्रोडक्टिव सरफेसेस है, तो यहाँ पर IgA बहुत अच्छा काम करती है और इससे हमने देखा कि IgA की भी क्वांटिटी अच्छी बढ़ती है। ये इम्यूनोलॉजी के हमारे मेजरमेंट्स थे। दूसरा हमने इसमें जो काम शुरू करा था गौमूत्र को लेकर के, वो एक बायो एनहांसर एक्टिविटी। बायो एनहांसर में जैसे सुनील जी जब बता रहे थे, इसका भी एक पेटेंट है अपने पास, कि बायो एनहांसर में क्या कि सेल्स की एक्टिविटी, बॉडी के सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। माने जब और देखा अंदर तक जाके तो ये पता चला कि भाई सेल्स की जो पोरोसिटी है, सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी पोरोसिटी को इंक्रीज कर देता है, सो दैट कि सेल्स के अंदर जमा टॉक्सिन्स वो बाहर निकलते हैं, न्यूट्रिएंट्स अंदर जाते हैं। और उसी प्रक्रिया में एक लाभ हमें क्या मिला, जिसका अल्टीमेट एक एंटी ट्यूबरक्लोसिस करके हमारे पास पेटेंट है, कि ट्यूबरक्लोसिस की दवा आमतौर पर हम सब लोग जानते हैं कि 4 प्रकार के एंटीबायोटिक देते हैं, 8-9 महीने तक ट्रीटमेंट चलता है। तो जो पेटेंट था इस बात को लेकर के था कि गौमूत्र को जब एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स के साथ देते हैं तो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी सेल के अंदर प्रेजेंट बैक्टीरिया के लिए ज्यादा हो जाती है और वो बैक्टीरिया सेंसिटिव या ससेप्टेबल हो जाते हैं और उन्हें जल्दी मार देती है। तो माने टाइम ड्यूरेशन भी कम लगता है, एंटीबायोटिक की डोज भी कम लगती है। तो ये तो एक ड्रग के संदर्भ में था, लेकिन बाकी चीजों में भी ये देखा कि अगर कोई दवा अकेले दे रहे हैं और गौमूत्र के साथ दे रहे हैं तो दवा की इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है और शरीर को जैसे कहते हैं ना टोन अप कर दिया, शरीर की टोनिसिटी बढ़ गई, शरीर की जो एक्टिविटीज थी सेल्स की वो इंक्रीज हो गई। तो ऐसे करके एक बायो एनहांसर, बायो एक्टिविटी को बढ़ाने वाला एक इफेक्ट गौमूत्र का देखने को मिलता है। बॉडी की सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, मेडिसिन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ऐसे करके इसके और व्यक्ति के अंदर जैसे फील गुड फैक्टर जनरेट होता है। मेनली जो हम लोगों ने और काम देखा कि अगर तुलसी अर्क के साथ लेते हैं गौमूत्र को तो एक और एक 11 जैसे इफेक्ट आता है, इसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाती है और आपके यहाँ नेट कमजोर है चौहान साहब, चाहें तो वीडियो ऑफ करके आप बोल सकते हैं, परेशानी नहीं होगी। आदरणीय चौहान साहब तक मेरी आवाज जा रही है? मैं आशा करता हूं कि आज का सब्जेक्ट बहुत ही कंट्रोवर्शियल और कंसेप्चुअल है, तो हमारे विद्वान वक्तागण मैक्रोफेज कोशिकाओं को जो अभी बता रहे थे कि उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हुई, तो क्या हुआ, दो तरफा अटैक होता है। एक तो कैंसर की सेल्स जो डिवाइडिंग सेल्स थी, अनकंट्रोल्ड पर्पसलेस अनकोऑर्डिनेट ग्रोथ जो सेल्स की हो रही थी, उन सेल्स को इन्होंने एपोप्टोसिस जनरेट करके उन सेल्स में मरने की प्रक्रिया शुरू की। और दूसरा मैक्रोफेज कोशिकाओं, इनके सेल्स, इनको ताकत दी, इन्होंने उनको खा करके खत्म किया। और ऐसे देखा कि इन विट्रो और इन विवो इफेक्ट्स में कि गौमूत्र से कैंसर की सेल्स डैमेज होती हैं, मरती हैं और इससे कैंसर कंट्रोल होते हैं। क्लिनिकल केसेस में मेरे पास भी कई एग्जांपल्स है, माननीय सुनील जी बैठे हैं, इनके पास तो 6000 से ज्यादा केसेस का रिकॉर्ड है। एक हमारा गीता भवन है यहाँ पर ऋषिकेश में, उनके पास रिकॉर्ड से कई डॉक्टर से, एक डॉक्टर अशोक कलवार जी हैं हमारे पास जोधपुर से, तो वो तो कैंसर के स्पेशलिस्ट इसी पे काम करते हैं। बड़े चमत्कारिक प्रभाव इसमें देखने को मिलते हैं। ये बताना मैं मीटिंग में हूँ, अभी आता हूँ, ठीक है। तो बड़े चमत्कारिक प्रभाव मिलते हैं। और उसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग समझते हैं कि भाई जो कैंसर होता है, दो मैकेनिज्म है कैंसर का कॉज, चाहे कुछ भी हो, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, वो कैंसर सिर्फ दो ही मैकेनिज्म से बनेगा, जेनेटिक मैकेनिज्म और एपिजेनेटिक मैकेनिज्म। जेनेटिक मैकेनिज्म में मेनली देयर इज चेंज इन द डीएनए सीक्वेंसेस, मींस
कि जो ऑन्कोजीन और एंटी ऑन्कोजीन्स इसमें म्यूटेशंस होते हैं। म्यूटेशंस माने डीएनए डैमेज होता है। गोमूत्र डीएनए डैमेज को रिपेयर करता है। गोमूत्र से जो डीएनए में म्यूटेशंस होते हैं उसको ठीक करता है। डीएनए ब्रेक होकर के जो ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के बनते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स से भी निजात मिलती है, रिपेयर होती है। ये मेरा तो शोध था ही था यहाँ का। शुरुआती में आश्चर्यचकित था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीजें ऐसे निकले। फिर हमारे एक बड़े वरिष्ठ साथी नागपुर में हैं, निरी के डायरेक्टर रहे डॉक्टर तपन चक्रवर्ती जी, उन्होंने भी अपनी लैब में ये शोध किया और हम दोनों के नतीजे सेम टू सेम थे कि जो डीएनए डैमेज डीएनए है, अगर उसका ट्रीटमेंट इससे किया गया है गोमूत्र से, तो वो रिपेयर होता है। और अगर पहले से ट्रीटमेंट किया हुआ है तो जो भी इटियोलॉजिकल एजेंट बाहर से आएगा वो डीएनए को डैमेज नहीं होने देगा, माने उसमें म्यूटेशन नहीं होने देगा। माने हमारी दो हाइपोथेसिस प्रूव हुई इसमें। अगर पहले से गोमूत्र का सेवन कराया गया है, ऐसे व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और कैंसर नहीं होगा। दूसरा कि अगर कैंसर से प्रभावित है व्यक्ति और उसको गोमूत्र का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा योगदान इसका रहता है। अब ये सवाल उठा कि भाई कई बार कौन सी स्टेज तक, कौन से कैंसर में, तो बेसिकली मैं बता दूं, कैंसर किसी भी ऑर्गन का, किसी भी सेल का, किसी भी टिश्यू का हो, कैंसर बनने की प्रक्रिया जेनेटिक एपिजेनेटिक वही रहती है। कोई भी एक इमेच्योर सेल डिवाइड होना शुरू हो जाती है, अनकोऑर्डिनेटेड, अनकंट्रोल्ड, पर्पसलेस ग्रोथ होती है। तो ये जो ऐसी फास्ट डिवाइडिंग सेल्स हैं, उन पर इफेक्ट डाल के और उनको एपोप्टोसिस की प्रक्रिया शुरू होती है और उससे ठीक करता है। जब तक शरीर में अगर इम्यूनिटी डाउन रेगुलेट होने के बावजूद इतनी बची हुई है कि किसी भी गोमूत्र के देने से, माने गोमूत्र के प्रभाव से, वो इम्यूनिटी एनहांस हो सकती है, अपरेगुलेट हो सकती है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति ठीक होता है। और हमारे पास सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे व्यक्ति सही हुए, सुनील जी के पास रिकॉर्ड। लेकिन कई बार ये होता है कि शरीर में इतना दम नहीं है कि इम्यूनिटी एनहांस हो सके, तो ऐसे में समस्या आती है। बहुत लास्ट स्टेज के जो होते हैं बहुत प्रॉब्लम आती है। और बता दूं कि हमारे पास जो सुनील जी के पास जो भी केसेस आए होंगे कैंसर के, वो लोग आए कि जब तक गोली और इंजेक्शन और एलोपैथी से ठीक हो सकते थे तो उन्होंने वही प्रयास किया। जब सब जगह से मना हो जाती थी उनको कि भाई हम अब नहीं, आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में मर जाएंगे, उसके बाद ही इस प्रथा को लेने के लिए आते थे, उसमें से ठीक हुए। और अगर एज सच कैंसर ट्रीटमेंट पर काम किया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत बृहत विषय है। इम्यूनिटी तो बढ़ती है, कैंसर की कोशिकाओं में भी ऐसे करके प्रभाव आता है, इसका इफेक्ट मिलता है। दूसरे फिर ये बात उठी थी कि भाई वो गोमूत्र किसका, आप तो गोमूत्र, आप तो देसी गाय की क्यों बात करते हैं। तो मैंने देसी गाय, संकर गाय, विदेश की गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन सभी के गोमूत्र पर काम किया और ये पाया कि सिर्फ देसी गाय ही है जिसके गोमूत्र में ये गुण है, बाकी में नहीं है। फिर एक बात भी कई लोग पूछते हैं, क्योंकि हमारे लोगों की एक आदत और क्या बन गई है कालांतर में, कि हम आयुर्वेदिक या शास्त्रोक्त चीजों को एलोपैथी के चश्मे से देखना चाहते हैं कि भाई इसमें क्या इंग्रेडिएंट है ऐसा। तो मैंने केमिकल फिंगर प्रिंटिंग भी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में है, सुनील जी जानते हैं, वहां पे हम लोगों ने वहां से केमिकल फिंगर प्रिंटिंग भी कराई और वो केमिकल फिंगर प्रिंटिंग के नतीजे भी बिल्कुल इंडिकेट करते हैं सारी की सारी चीजें कि गोमूत्र में ऐसे ऐसे तत्व हैं कि जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बॉडी को एक्टिवेट करते हैं और कैंसर में ट्रीटमेंट में योगदान देते हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई इसकी केमिकल एनालिसिस भी कराइए, तो हमने जीसीएमएस, आईसी प्लाज्मा सारी एनालिसिस कराई, लेकिन कराई हैं, उनको कभी मैंने पब्लिश नहीं किया, बट मोटे तौर पे बताता भी हूं और मोटे तौर पे एक पब्लिश भी की। क्या कि जैसे गोमूत्र में मान लीजिए मैं बताता हूं, मुझे करीब 48 या ऐसे 50-52 प्रकार के तत्व मिले। अगर उन तत्वों को लेकर के पानी में मिला दिया जाए तो गोमूत्र नहीं बनेगा। माने क्या हुए, मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि विज्ञान वो सब चीजें हैं जो प्रकृति में उपलब्ध हैं और हम जान पाए। ढेर सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम नहीं जान पाए या नहीं खोज पाए अभी, या जिनके जानने का अभी कोई तरीका हमारे पास नहीं है, लेकिन वो भी हैं। तो गोमूत्र में इतने सारी चीजें हो सकती हैं कि जितना हम जानते हैं उतनी तो एनालिसिस हुई, लेकिन ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो भी एनालिसिस नहीं हुई, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा
कि अगर उसमें जैसे पता चले कि भाई 1, 2, 3 कोई कंपोनेंट है जो एक्टिव प्रिंसिपल्स है, अगर उनको सेपरेट करके अगर काम करना शुरू किया तो उसके बड़े डेंजरस नतीजे होने वाले। इसलिए होलिस्टिक अप्रोच जो आयुर्वेद का मेन प्रिंसिपल है, होलिस्टिक अप्रोच अपना के ही काम करेंगे, काम करना चाहिए। गोमूत्र को एसच करके ही प्रयोग करना चाहिए। एक्टिव प्रिंसिपल के चक्कर में मेरे ख्याल से जो एलोपैथी का सिस्टम है और आयुर्वेद का सिस्टम है, दोनों डिफरेंट है, बेसिक प्रिंसिपल्स ही अलग है। कभी डिटेल बात होगी, अलग से प्रोग्राम रखेंगे तो बताऊंगा। तो उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। और एक बात एक मुख्य और मैं कह दूं, 1-2 चीजें कि जब कभी कोई बात आएगी, आप रिकमेंड करेंगे या मेरे से अभी सवाल करने वाले होंगे कई लोग कहें, या आपसे पूछेंगे बाद में कि भाई ये गोमूत्र की बात तो करते हो, ये कैसे इफेक्टिव है, ऐसे कैसे हो जाएगा, हम कैसे मान लें? अरे भैया पैरासिटामोल खाते हो, एंटीबायोटिक खाते हो, वो क्या आपने देखी थी? उसके प्रूफ को नहीं मांगते। एलोपैथी का प्रूफ कोई नहीं मांगता, क्योंकि 50-60 साल में हमारे दिमाग में ठोस ठोस के ये भर दिया गया कि सिर्फ वही और वही है और कोई नहीं है, जबकि वो होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। होलिस्टिक अप्रोच अलग ही है। और अगर इसको आगे और रिसर्च की जाए, माने मैं तो ये मानता हूं जी कि मैं तो पिछले 40 वर्ष के शोध के बाद ये समझूं कि मैं पहले पाए करूं। अगर ये रिसर्च के लिए कोई संस्थान बने, रिसर्च करे, तो इतनी अपार संभावनाएं हैं। क्या कॉस्मेटिक्स में, क्या थेरेपी में, क्या प्रिवेंशन में, क्या हाउस होल्ड मैनेजमेंट में, क्या एग्रीकल्चर में, ढेर सारी चीजें, कॉम्बिनेशन और इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स इतने हैं, इतने सारे रिसर्च करने वाली चीजें हैं जिनका कोई जवाब नहीं। एक हम लोग कोटा में कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, माननीय सोमपाल शास्त्री जी कृषि मंत्री होते थे उन दिनों। बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं, मुझे लग रहा है शर्मा जी आपका समय हो रहा है। तो एक उदाहरण देता हूं, बस काउ कटलिंग पे आजकल बहुत बात चलती है, तो काउ कटलिंग करके लोग पागल। तो क्या हुआ, एक सज्जन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से सर्विस छोड़ के हमारे ग्रुप में शामिल हुए थे उस समय। उन्होंने एक मशीन बनाई थी, मैकेनिकल इंजीनियर साइंटिस्ट थे बेसिकली, कि वो ऑरा मेजर करती थी। ऑरा हमारा जो प्रभा मंडल है इसको मेजरमेंट करती थी। तो उन्होंने उस समय सोमपाल जी शास्त्री जी के साथ में हम सब लोग थे, सबके सामने मेजर किया। एक बिटिया को, सभा हो रही थी, 1000-2000 लोग थे, वहां से एक बिटिया को लिया, 8-10 साल की बच्ची रही होगी, उसका ऑरा मेजर किया। उसका ऑरा था शायद मुझे जैसा ध्यान है करीब 2.5 फीट। फिर उस बिटिया से कहा गया, एक देसी गऊ बधी थी वहां पे, उस गऊ को एक गऊ ग्रास देके गऊ के ऊपर हाथ फिरा के गऊ की 7 परिक्रमा करे, और उसके बाद उस बिटिया का ऑरा मेजर किया गया तो 6 फीट था, माने डबल से भी ज्यादा है। हम सभी लोग जानते हैं प्रभा मंडल या ऑरा, इसके भी प्रभाव हैं। प्रभा मंडल ऑरा जितना ज्यादा होगा उतना व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, प्रभा मंडल ऑरा जितना कम होगा उतना व्यक्ति को इन्फेक्शन या बीमारी लगने की संभावनाएं बहुत है। मेरे ख्याल से इसी के साथ विषय तो बहुत है। अब मैं क्षमा चाहूंगा, आपका समय भी हो रहा है, और कभी विस्तृत जानकारी या पूरी रिसर्च चाहिए तो फिर मैं बताने का प्रयास करूंगा। पूरा एक सत्र आपका रखेंगे, एक दिन पूरा सत्र आपका रहेगा, उसको विस्तार से करेंगे, अलग से करेंगे। बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। लेकिन ये शर्मा जी नहीं मानते ना, शर्मा जी साइंटिस्ट को नहीं गिनते। तो मैंने शर्मा जी को कह रहा था पूरा कि गिनते, कभी वैज्ञानिक पूरा गिनते। हमारा दुर्भाग्य ये रहा है कि मेडिकल साइंस बहुत डेवलप्ड है, सारे इंस्ट्रूमेंट, साधन संसाधन, पैसा खूब है। आयुर्वेद में हमारे वैद्य खूब अच्छे प्रभावी हैं, बहुत बढ़िया हैं, बट रिसर्च उतना नहीं है, आधुनिक इक्विपमेंट उतने नहीं है, कोई संस्थान ऐसा नहीं कि जहां पे काम हो सके। इसके बीच में जो वैज्ञानिक थे, CSIR, CMAP, हम जैसे लोग थे कृषि विश्वविद्यालयों के, उनको बीच में हटा देते हैं। अब इन पर साइंस नहीं रहती, उनको आयुर्वेद नहीं आता, और ये गैप चला आ रहा है शुरू से। तो मुझे लगता है कि शर्मा जी आगे प्रयास करेंगे ये गैप भरा जाए, और कैसे पूर्ति होती है आगे देखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। केवल आपकी छोटी सी सूचना के लिए बोल दूं, मेरे आदरणीय चेयरमैन सर राधेश्याम अग्रवाल जी और राधेश्याम गोयनका जी बड़े रिसर्च माइंडेड हैं, और उन्होंने 32 साल से पूरे ईस्टर्न जोन में ऐसी यूनिक R&D कहीं नहीं होगी जैसी अपने इमामी में, के झंडू में, कलकत्ता में है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं एक बार दर्शन के लिए। अपने यहाँ प्रोडक्ट रिसर्च से लेके फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, इसके विद्वान भी हैं और इसके उपकरण भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मैं आता हूँ आपके यहाँ,
सूत्र पर शुरू कराएंगे आपके यहाँ कार्यक्रम। जरूर जरूर। तो मैं अब अगले वक्ता, सरकारी एक मीटिंग है, मुझे उसमें जाना है, बार बार बुलावा आ रहा है। जरूर जरूर। सभी से क्षमा चाहता हूं। मैं अब अपने अगले वक्ता अजीत शरद केलकर जी को बुलाना चाहता हूं। अजीत शरद केलकर जी। अजीत शरद केलकर जी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर रिसर्च, फॉर्मर मेंबर ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी मेकिंग कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, member Animal Welfare Board of India, member All India Biodynamic and Organic Farming Association Indore, member National Steering Committee, member Organic Farming Association। मीन्स अब मैं क्या कहूँ, सुनाम धन्य प्रख्यात मेरे बंधु, मैं अपने शरीर अजीत केलकर जी को आमंत्रित करता हूं। लेकिन फिर भी एक प्रार्थना करूंगा कि आज का सब्जेक्ट सबके माथे में है, तो थोड़ा हम उस सब्जेक्ट पर भी विचार करें कि क्या काऊ यूरिन में स्वर्ण होता है क्या, और क्या इसके रेफरेंस हैं। मैं अपने हर वक्ता से थोड़ा सा प्रकाश इस पे भी डालने को बोलूंगा, जो आज का अपना टॉपिक है। प्रणाम, स्वीकार, स्वागत जी। नमस्कार सभी को। आज इस कार्यक्रम में पधारे सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर प्रणाम। और ये वास्तव में हमारे बड़े भाई सुनील जी मानसिंगा, ये जो अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे कि ये एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, तो मेरा भी ऐसा ही साथ इनके साथ लगभग 18 वर्षों से है। और गौ आधारित कृषि के ऊपर कार्य करने का एक जो अवसर ईश्वर ने दिया है, इस फील्ड में बहुत ही अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। और विगत 20 वर्षों से मैं और मेरे बड़े भाई साहब रवि केलकर जी, हम दोनों इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो वास्तव में आज की जो विषय है मेरा, वो कृषि से संबंधित है और मेरा फील्ड भी वही है। लेकिन गौ माता की आवश्यकता बहुत जरूरी है। मुझे लगता है वो खेती के लिए, मानव समाज के जीवन के लिए, कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि परमेश्वर ने गौ माता का निर्माण ही क्यों किया। तो ध्यान में आती है बात कि वसुधा की रक्षा के लिए गौ माता का निर्माण किया गया था, कि अगर वसुधा जीवित रखना है, अर्थात मानव समाज को जीवित रखना है, तो गौ माता होगी तो सारी सृष्टि जीवित रहेगी। और ये कृषि में जब आप अंदर घुसते जाते हैं तो इस बात को और अच्छे से महसूस करते हैं। तो यही मेरे कुछ अनुभव आए। स्वयं मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा एमएससी एग्रीकल्चर रासायनिक कृषि शिक्षा में, तो मुझे लगता था कि बड़ा अच्छा ज्ञान है। लेकिन जब खेतों में जाकर प्रकृति से बात करना चालू किया तो ध्यान में आती है बात कि प्रकृति का ज्ञान बहुत सरल और सहज और आसान है। इसके लिए बड़े बड़े मोटी डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी बात ध्यान में आती है। अब हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में हमारे पहले की कृषि पद्धति क्या थी और क्या कारण था कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और कहां से हम कहां आ गए आज। हम जानते हैं कि पहले की पूर्व काल की कृषि पद्धति निश्चित तौर पर समृद्ध थी, आत्मनिर्भर थी। इसलिए अंग्रेजों ने जब एक साइंटिस्ट को भारत में भेजा था, हार्वर्ड साहब को, तो उनसे कहा गया था कि आप जो है भारतीयों को ऐसी कृषि शिक्षा सिखाएं जो रसायन आधारित हो। तो जब हार्वर्ड साहब भारतीय किसानों के बीच में गए तो उन्होंने जब अध्ययन किया और उन्होंने ये विषय रखा कि भारत का किसान तो स्वयंभू किसान है, इनको सिखाने की नहीं अपितु इनसे सीखने की आवश्यकता है। और उन्होंने एक एग्रीकल्चर टेस्टामेंट ऑफ इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी। और बड़ा ही आश्चर्य की बात है, लेकिन उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए आधुनिक खेती का नींव डाली गई अंग्रेजों के माध्यम से। और वो नींव जो है इस प्रकार की डली कि वास्तव में इसने भारतीय कृषि चिंतन पद्धति जो थी, कि जिसमें हम धरती को माँ मानते हैं, वृक्षों में ईश्वर का वास देखते हैं, गाय को माता मानते हैं, जहां जहां हमने अपना संबंध प्रकृति सृष्टि से रखा था, उसको खत्म करने का एक प्रयास इस आधुनिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से हुआ। यह बात ध्यान में आती है। और 1966-67 में जो तथाकथित हरित क्रांति का दौर आया, उसके बाद में आज हम 2021 में हैं। आप और हम सभी इस बात को जानते हैं कि इन 50 वर्षों में क्या पाया और क्या खोया। आज भारत का किसान खेती नहीं करना चाहता है। आज भारत का किसान अपने बच्चों से कहता है कि आप दूसरी जगह जाके नौकरी करिए। ये एक 50 सालों में ऐसी व्यवस्था निर्मित हो गई है कि किसान को मालूम नहीं है वो क्या करे। आज मौसम उसका साथ नहीं दे रहा है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है।
और कहा जाता है विदेशियों के द्वारा कि भारत में जो पशुपालन है इस वजह से क्लाइमेट चेंज में आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि भारतीय चिंतन में वृक्षों की संख्या थी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन आसपास निकलती थी वो सब वृक्षों के द्वारा उसको ग्रहण कर लिया जाता था। बड़ा ही सुंदर कृषि पारिस्थितिकी तंत्र हमारे भारतीय कृषि चिंतन में था। लेकिन आज के किसानों ने आधुनिक कृषि पद्धति जो 50 वर्षों में अपनाई, इसके परिणाम है हम सबके सामने कि मौसम आज साथ नहीं दे रहा है। कब बारिश आएगी, कब जाएगी, कब आंधी तूफान हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अगली बात करें तो धरती माँ, जिसकी उर्वरता का पैमाना होता है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन इज कंसिडर्ड टू बी द हार्ट एंड सोल ऑफ सॉइल, और भारतीय मृदाओं में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत घट चुका है। उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ क्षीण होते जा रही हैं, और ये बहुत गंभीर समस्या है। अगली बात कर लें तो पानी का संकट खड़ा हो गया है। हम रेलगाड़ियों से पानी पीने का पहुंचाने लग गए हैं। खेती की तो बात ही निराली है। अभी कई लोगों ने फसल बोनी कर दी, बारिश का इंतजार कर रहे हैं, पानी नहीं है। इस भूमि माता के नीचे से इतने गहराई से पानी का शोषण किया गया है कि वाटर लेवल हमारे देश में एक गंभीर चिंता का विषय बन सकता है, आने वाले समय में भी और आज भी है। अगली बात करें तो दुनिया भर के रासायनिक खाद आज हमारे देश में डल रहे हैं, चाहे वो डाई अमोनियम फॉस्फेट हो, यूरिया की बात करें या पोटाश हो। धरती माँ को तरह तरह के रासायनिक खाद खिलाने के बावजूद क्या हमारी धरती माँ फर्टाइल हो पा रही है? क्या किसानों की माली हालत में सुधार हो पा रहा है? यह एक चिंतन का विषय है। नए नए प्रकार के रासायनिक खाद इतने डालने के बाद में भी उत्पादकता में गिरावट आ रही है, नाइट्रेट पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, अनेक चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे साथ में। फिर आ गया एक और साम्राज्य, बड़ा विदेशी षड्यंत्र। मैं हमेशा कहता हूँ 4 भाइयों की कहानी की। एक ने जो है खाद की फैक्ट्री खोल दी, उनने कहा जादू दिखाएंगे इनको। एक ने बीज की फैक्ट्री खोल दी, बीज भी हम अपना ही बेचेंगे इनको। और फिर बाद में जब रासायनिक खाद डलने लग गई तो कीड़े बीमारी लगने लग गए फसलों पे, तो आ गए पेस्टिसाइड इंडस्ट्री वाले और दुनिया भर के पेस्टिसाइड्स। अब आपको बताना चाहूंगा, चूंकि मैं कृषि से जुड़ा व्यक्ति हूं, आज पेस्टिसाइड इंडस्ट्री परेशान है क्योंकि कीड़े ये लोग नाश करने का प्रयास करते हैं। ये मार्केट जो है ये मारकाट मचाना सिखाता है। ये कहते हैं खत्म कर दो सृष्टि को, खेतों में पेस्टिसाइड स्प्रे कर दो, बट ये भूल जाते हैं कि मित्र कीटक 70% होते हैं, 30% दुश्मन कीट होते हैं। मित्र कीटक शत्रु कीटों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो अप्राकृतिक तरीके से जो पेस्टिसाइड मॉलिक्यूल्स का स्प्रे चालू हुआ तो कीड़े तो नहीं मरे, किसान मरने की कगार पे आ गए, आम उपभोक्ता मरने की कगार पे आ गए आज हम लोग। ये एक चिंतन का विषय है। नए नए प्रकार के मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन स्प्रे, जैसा कि आपने देखा हो एलोपैथी में भी कहते हैं एक एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी तो 4 एंटीबायोटिक दिया जाए। सिमिलरली एग्रीकल्चर में भी 3-4 प्रकार के पेस्टिसाइड कॉम्बिनेशन डला डला के स्प्रे कराए जा रहे हैं और इसके बावजूद कीट नियंत्रित नहीं हो पा रहे हैं। फिर अगली बात, ये सब करने के बाद में किसानों की लागत की बात कर ले भाई, कि पैसा कमाना होगा किसानों ने, इतना खेती 50 साल में कर ली तो, लेकिन नहीं। किसानों की लागत आप फसलवार विवरण निकालेंगे तो उनकी लागत का बहुत बड़ा हिस्सा ट्रैक्टर में, रासायनिक खादों में, कीटनाशक में, कटाई में, मंडी व्यापारी को बेचने में। और हमने अलग अलग क्षेत्र के भारतवर्ष में फसलों का विश्लेषण किया तो खेती आज लाभ का व्यवसाय नहीं है किसानों के लिए, क्योंकि 0 सन्नाटा इस प्रकार का कैलकुलेशन आता है। बहुत गंभीर स्थिति है कृषि के आर्थिक विश्लेषण की, और यही परिणाम है कि किसान खेती छोड़ना चाहते हैं, आत्महत्या करने पे विवश हैं, क्योंकि उनकी चिंतन जो है धरती माँ है, ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। ये चिंतन में विदेशियों ने कह दिया ये तो फैक्ट्री है, यहाँ से डालो यहाँ से निकालो, तो वो चिंतन ही हमारा बदल दिया गया और उस दिशा में आगे बढ़ाए गए। और अंत में जो परिणाम हुआ इस कृषि पद्धति का, आप और मैं सभी जानते हैं। इतने रसायन खेतों में डले, तो चाहे वो गौ माता हो या मनुष्य की फसल हो, सभी को तरह तरह के पेस्टिसाइड दिए जा रहे हैं। और आज हम और आप नई नई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या होगी आने वाले समय में, सारे विश्व स्तर पर बात हो चुकी है। डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। ये 100% हमारे खान पान से रिलेटेड है, क्योंकि अन्नम परब्रह्म, भारतीय संस्कृति में अन्नम परब्रह्म, अन्न ही ईश्वर है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे तन और वैसा ही रहेगा मन। ये बात पूर्वज हमारे कह गए थे, बहुत सटीक और साइंटिफिक बात थी। आज साइंस इसको रिडिस्कवर कर रहा है। आज कोरोना का संकट काल आया आप और हमारे बीच में, लेकिन चिंता का विषय है ये तो एक वायरस है, वातावरण में बहुत सारे वायरसेस हैं, हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता खत्म हो जा रही है। खेत जो है वास्तव में ये मनुष्य को निर्माण करने का कच्चा माल होते हैं।
और अगर कच्चा माल नकली होगा, पेस्टिसाइड से युक्त होगा, तो मनुष्य भी नकली बनेंगे, इम्यूनिटी खत्म होगी और ऐसे अनेक वायरस आने वाले समय में हमारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। इसलिए इन सब समस्याओं का अगर कोई हल है, विकल्प है, तो वो है गौ आधारित कृषि। इस ओर पूरे मानव समाज को चिंता करके आगे बढ़ना चाहिए। अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें गौ आधारित कृषि को पकड़ना ही होगा। ये गौ माता ही है जो हमें इस संकट काल से बाहर निकाल सकती है। अब जैसे मैंने बताया, मौसम परिवर्तन की चुनौती हो रही है। कभी किसी ने मंथन किया कि रासायनिक फर्टिलाइजर चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां की फैक्ट्री धुआं छोड़ेगी, ट्रकों में लोड होके ये आएगा रासायनिक खाद, खेतों में जब ये रासायनिक खाद डलेगा, यूरिया, डीएपी या अनेक चीजें, तो क्या ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस इमिट नहीं करेंगी? ऐसी गैसें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी 310 गुना ज्यादा एनर्जी को, ऊर्जा को ट्रैप करती है, ग्रीन हाउस गैस। तो हमें ये चिंता करनी होगी कि अगर हम क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहते हैं तो गौ आधारित कृषि अपनानी होगी, लोकली चीजों को तैयार करना होगा, हम बाहर की चीजों को त्याग करें। धरती माँ की रक्षा के लिए जिन खेतों में गौ आधारित कृषि व्यवस्था होती है, अब मेरा स्वयं का खेत की बात कर लूं तो मेरे खेत में बैल भी है और कभी कभी मैं ट्रैक्टर का उपयोग करता हूं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन बहुत कम। तो ट्रैक्टर वाला हमसे कहता है कि बोले भैया बाकी के खेतों में 3 बार खेत हाँकना पड़ता है, आपकी धरती माँ तो इतनी नरम है और केंचुए भी बहुत हैं। तो मैंने कहा भैया आपके सामने अनुभव है ये, तो धरती माँ में जुताई जितनी कम होगी उतना कार्बन एमिशन कम होगा। मोर यू टिल द सॉइल मोर कार्बन इज एमिटेड। तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इस आधुनिक कृषि पद्धति का है। यह चिंतन मनन हमारे पॉलिसी मेकर्स के लेवल पे जाना चाहिए बात। तो मैं वही बात कहना चाहूंगा, क्लाइमेट चेंज में क्या अगर हम गौ आधारित कृषि करते हैं तो धरती माँ में कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होता है, कार्बन का चक्रीकरण होता है, और जो वातावरण में जो कार्बन है वो धरती माँ में माइक्रोब्स के माध्यम से यूटिलाइज हो जाती है। गौ आधारित कृषि करेंगे तो कम जुताई होगी, जब गौ आधारित कृषि करेंगे तो कम इरिगेशन की आवश्यकता होगी, ज्यादा सिंचाई करेंगे आप तो ज्यादा मीथेन एमिशन होगा। मोर यू इरिगेट द फील्ड मोर ग्रीन हाउस गैसेस आर एमिटेड। और मैं आपको ये विषय इसलिए रखना चाह रहा हूं क्योंकि कृषि और मौसम परिवर्तन का चिंतन करना हर समाज के व्यक्ति को आवश्यक है, और ये केवल और केवल गौ आधारित कृषि से हम इसकी रक्षा कर सकते हैं। कृषि और मौसम परिवर्तन, आज किसी किसान से आप पूछिए जाकर कि सबसे बड़ी समस्या क्या है खेती की, तो पहली बात कहता है कि भैया मौसम साथ नहीं दे रहा है हमारा। तो हमें गौ आधारित कृषि को स्थापित करना होगा, और यही एकमेव मार्ग है जो धरती माँ के और पूरे हमारे माइक्रो क्लाइमेट को सुधारेगी, मैक्रो क्लाइमेट को सुधारने का कार्य करेगी। दूसरी बात, जो भूमि चिंतन की बात होती है कि धरती माँ की व्यवस्था जो है रासायनिक खादों से उसकी सेहत बिगड़ते जा रही है। अलग अलग प्रकार के रसायनों के उपयोग से एक तो संपूर्ण पोषण नहीं मिलता, केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये तत्व दिए जाते हैं, जबकि गोबर, गौमूत्र से जब निर्मित खाद होती है तो वो संपूर्ण पोषक तत्व धरती माँ को देती है। और इसलिए भूमि चिंतन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि धरती माँ की सेहत अगर सुधारना है, और उसमें केंचुए और अर्थवर्म्स और अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये अगर हमारे खेत में डेवलप हो जाते हैं, तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, वाटर कंजर्वेशन की बात होती है, सॉइल बिल्डिंग की बात होती है, बड़े बड़े करोड़ों रुपए वाटरशेड मैनेजमेंट के हो जाते हैं, लेकिन अगर एक फोकस किया जाए कि मेरे खेत में केंचुए कैसे आ जाएं, और केंचुए कब आएंगे? जब गौ आधारित कृषि होगी, जब खेतों की मेड़ पर हरियाली लगेगी, जब केंचुए आ जाएंगे तो केंचुओं की एक प्रवृत्ति है कि वो खेत के नीचे 3 प्रकार के केंचुए होते हैं, एक ऊपर रहने वाले, एक मध्य में रहने वाले और डीप रहने वाले। तीनों केंचुओं का आपस में कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होता है कि नीचे जो चट्टान घुस घिस के मिट्टी बनती है, मुरम बनती है, उसको खा करके बीच वाले केंचुए तक पहुंचाना, ऊपर पहुंचाना, जड़ के पास लाके हगार कर देना। धरती माँ के नीचे हजारों टन मिनरल्स पड़े हुए हैं, उनको निःशुल्क रूप से पहुंचाने का काम अर्थवर्म्स करते थे, उनको ही हमने जहर डाल के निपटा दिया। और वो केंचुए जो है गौ आधारित कृषि से ही विकसित होते हैं, गाय माता के गोबर में ताकत होती है, केंचुए उनको सूंघ करके आ जाते हैं। तो ये व्यवस्था निर्मित करना हम पूरे भारतीय कृषि चिंतन में आवश्यक है। वाटरशेड की मैं बात कर रहा था आपसे, तो केंचुए अगर खेत में है तो लाखों क्षेत्र होते हैं। आप और हमने सभी ने अनुभव किया होगा कि 15-20 वर्षों पहले तक हमारे गांव में जब बारिश होती थी तो केंचुए ही केंचुए दिखा करते थे, और जब तक केंचुए थे तब तक हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल खत्म नहीं होता था, क्योंकि बारिश का पानी बह के धरती माँ के अंदर वाटर लेवल को रिचार्ज कर देता था। तो केंचुए होंगे तो ये भी व्यवस्था होगी। तो भूमि चिंतन, जल चिंतन, और दूसरा मैं हमेशा कहता हूँ गौ आधारित कृषि होगी तो आपके खेत में वर्ष में 2 से 3 पानी की बचत होगी। 1 एकड़ में अगर 1 इरिगेशन की बचत हो गई तो आप इमेजिन कर सकते हैं 1 एकड़ में 1 इरिगेशन का अर्थात होता है 5 लाख लीटर पानी की हमने बचत कर ली। भारत में सिंचित क्षेत्र लगभग 20 करोड़ एकड़ है,
और अगर हमने गौ आधारित कृषि से प्रति एकड़ मान लो 3-4 लाख लीटर भी बचत कर ली, 5 लाख 10 लाख लीटर भी बचत कर ली वार्षिक तौर पर, तो जल संकट कभी नहीं गहराएगा भारत के दृष्टिकोण से। यह चिंतन, होलिस्टिक अप्रोच जब तक हमारे लेवल पे ग्राम विकास के लिए काम करने वाली संस्थाएं, फाउंडेशन के रूप में कार्य करने वाली संस्थाएं, पॉलिसी मेकर्स के दृष्टिकोण में आना बहुत ही आवश्यक है। अगली बात पोषण की मैंने कही, पौध पोषण में अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइजर्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स आते हैं, फर्टिलाइजर बहुत सारे मिल रहे हैं। तो अगर ग्राम आधारित व्यवस्था हो, आज क्या व्यवस्था है कि गांव में जो गोबर की खाद होती है उसको ग्रामीण महिलाएं गड्ढे में फेंक देती हैं कोने कोने में, जिसको घुड़ा, रुखड़ा, उखेड़ा अलग अलग नाम से जाना जाता है। हर गांव की यही हालत है और वो गांव में अस्वच्छता का कारण भी है। और वो खाद में बारिश का पानी भरने से वो रस, लाल रस बहन के निकल जाता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन हो जाती है। तो क्या हम उस खाद को उन्नत जैविक खाद में कन्वर्ट करके किसानों के लिए देशी आत्मनिर्भर पोषण, हमने नाम दिया डीएपी का एक विकल्प, देशी आत्मनिर्भर पोषण, ये बनाने का एक संकल्प लेकर अनेक ग्रामों में हजारों टन में खाद आज इस व्यवस्था से बन रही है। और किसानों को ध्यान में आया है बात कि हम अनावश्यक जो है पैसे रासायनिक खादों में खर्च कर रहे हैं। इसी प्रकार बात कर लूं कि अलग अलग प्रकार के कीट एवं रोग नियंत्रक थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे हम। जी भाई साहब, बिल्कुल, आपने 20 मिनट का समय दिया, 20 मिनट में ही समाप्त करूंगा मैं। और अलग अलग प्रकार के जो है कीट नियंत्रक आने लग गए, कीटनाशक मैं तो कहूंगा जहर आने लग गए। और इन जहरों का विकल्प हम लोग चूंकि फील्ड में प्रैक्टिकल तौर पे काम कर रहे हैं, प्रकृति देवता ने आपके खेतों में, आपके गांव के आसपास नीम है, आकड़ा है, बेशरम है, सीताफल है, अनेक पत्तियां दे रखी, निम्बोली है, करंज है, महुआ की टोली है, और इनको गौमूत्र के साथ हम दवाई बनाते हैं। गौमूत्र, छाछ, दूध, दही सबका कृषि में उपयोग करके अद्भुत तरीके से हम बाहर के जहरीले रसायनों से बच सकते हैं और कीटों में प्रतिरोध क्षमता भी विकसित होने से रोक सकते हैं। ये गौ आधारित कृषि, ये निश्चित तौर पे इस देश की हजारों लाखों करोड़ रुपए की बचत कर सकती है। मानव स्वास्थ्य की बात कर लें तो आप सभी जानते ही हैं कि आज के समय में सभी लोग कहीं ना कहीं घबराहट हो गई। और मैंने देखा अनेक आईआईटीएंस और अनेक आईआईएम के लोग इस कोविड काल में मेरे को फोन लगा लगा के कहने लगे कि भैया हमें खेती करनी है वापस से। तो मैंने कहा आप लोग खेती, हाँ बोले हमने पूरी दुनिया देख ली, हमें समझ में आ गया कि अन्नम परब्रह्म है और हमें खेत में रहकर अपना जीवन यापन करना है। ऐसे रिवर्स माइग्रेशन के केस कोरोना काल के बाद में देखने में आए और सबको ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं ये खान पान से सारी बीमारियां लिंक्ड हैं। और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अगर गौ आधारित कृषि होगी तो इस देश में, हमने किसानों को कहते हैं कि 1 एकड़ अपने खेत में अपने परिवार के लिए और बाकी खेतों में भी समाज के लिए अगर आप ये गौ आधारित खेती अपना करके उत्पादों को प्रसंस्कृत करके प्रोसेसिंग करके आप उपभोक्ताओं तक ले जाएंगे तो खरीदार बिल्कुल तैयार हैं। जैसे मैं मेरा स्वयं का उदाहरण दूं, मेरा गेहूं बोने के पहले ही बिक जाता है खेत में, मेरा जो चना है पहले से ही बिक जाता है, अभी जो बारिश की फसलें हैं पूर्व से ही अपना बुकिंग हो चुका है। कहने का तात्पर्य आज समाज में कहीं ना कहीं इस विषय पे प्रति सचेतना आई है। और गौ आधारित कृषि निश्चित तौर पे हमें डायबिटीज से बचा सकती है, हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकती है, प्रत्यक्ष दवाइयों के माध्यम से तो है ही, साथ ही साथ कृषि के उत्पादों के सेवन करने से। तो मुझे लगता है गौ आधारित कृषि का यह भी एक महत्वपूर्ण आयाम है। और गौ आधारित कृषि का जो आर्थिक पक्ष है, जिसके बारे में मैं आपके बीच में विषय रखना महत्वपूर्ण समझता हूँ, क्योंकि आज पूरे देश में बात करें तो किसानों की एक विमुखता हो गई है। बैलों की जगह लोहे के बैल ने ले ली है और वो ट्रैक्टर जो है डीजल पीते हैं, धुआं छोड़ते हैं, लेकिन गोबर नहीं दे सकते। और गाय माता की जगह जो है गौशालाओं में हो गई है। पूरे देश की व्यथा है। और गौशालाओं की जो स्थिति है वो यह है कि पूरे देश में आप देखेंगे गौशालाएं ओवरलोडेड होते जा रही हैं, इतनी ज्यादा संख्या। तो हम लोगों ने एक प्रकल्प चालू किया कि गौ आधारित कृषि से क्या हम गौ माता को आत्मनिर्भर और क्या गौ माता को इतना अच्छा सशक्त बना सकते हैं। माननीय सुनील जी का अद्भुत कार्य गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार कर ही रहा है। ऐसे ही मॉडल्स हम लोग अलग अलग केंद्रों पे विकसित करने का कार्य कर रहे हैं, जहां पर कि हमने 4 प्रोडक्ट अभी लॉन्च किए हैं। इंदौर से 150 किलोमीटर दूर एक गौशाला अभी जहां पर एक कार्य चालू किया है, इसके बाद 2 और गौशालाओं में चालू करेंगे। 4 प्रोडक्ट, एक है देशी आत्मनिर्भर पोषण की 50 किलो की बैग, डीएपी का विकल्प, एक हमने सीपीपी काऊ पैट फीड बायोडायनेमिक खाद, देशी जामन खाद, और एक हमने बनाया है पौधों को ग्रोथ प्रमोटर। आज अलग अलग प्रकार का मार्केट जो है ह्यूमिक एसिड, प्रोटीन जाइम से बिग भरा पड़ा है और इतने महंगे उत्पाद है किसानों के लिए। तो गौ आधारित कृषि से हम गोबर का पानी निकालकर, कंडों का पानी निकालकर
कुछ और अन्य आयुर्वेदिक चीजें मिलाकर फर्मेंटेशन के माध्यम से अद्भुत ग्रोथ प्रमोटर बना रहे हैं। और पिछले 15 साल से हमारे हजारों किसान इनका उपयोग कर रहे हैं और उन्होंने अनुभव किया है कि ये बाजार आधारित व्यवस्था से हमें बचा सकता है। कीट नियंत्रक भी एक ही कीट नियंत्रक सुदर्शन के नाम से है, एक जगह पेंटाफाइटर के नाम से है, जो मात्र 50 से 70 रुपए लीटर में कृषकों को उपलब्ध किया जाता है। और वहीं क्षेत्रीय गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्य भी हमने शुरू किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि खेती के किसानों का गौशालाओं से जुड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब तक किसान गौशालाओं से नहीं जुड़ेंगे, गौ माता हमेशा दान के लिए वो करेगी। किसान गौशालाओं से जुड़ जाएंगे तो गौशालाएं दान दे सकती हैं, इतनी सक्षम है हमारी गौ माता। और गौमय वसते लक्ष्मी, जो हमारे पूर्वज इस बात को कह गए थे, उस 100% है। हम लोग मध्य प्रदेश के निमाड़ और अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 9 इनपुट सेंटर हम लोग संचालित कर रहे हैं, जहां पर कि किसानों के द्वारा औषधियां बनाई जाती हैं और किसान समाज ही इनको अन्य लोगों में वितरित करता है, विक्रय करता है। हमारा लक्ष्य है कि हम सारी टेक्नोलॉजी ओपन रखें, कोई भी चीज कॉपीराइट नहीं है, हमारी सब चीजें खुली हैं। और हर व्यक्ति, हम तो कहते हैं, वैज्ञानिक है, क्योंकि प्रकृति का ज्ञान किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है। हम सब प्रकृति से सीखते हैं और नए नए संशोधन हमारे किसान भी करके उत्पाद को अद्भुत बनाने का कार्य करते हैं। तो मेरा अंत में आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि आज इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने मुझे भी बोलने का अवसर दिया। और मैं चाहता हूं कि हम इस गौ माता का जो आपने काऊ एप्रिसिएशन डे आज अंग्रेजों की तर्ज पे, इसको हमारे देशी गाय का, हम जो है, गाय माता है हमारी और इस माँ को तो हम रोज ही अप्रिशिएट करते हैं। और संकल्प लेना चाहिए कि हर किसान ने बैल जोड़ी रखना चाहिए, हर किसान 1 से 2 गाय पाले। ये संकल्प अगर हम चालू करें और इस कार्यक्रम को इस आगे बढ़ाएं तो अद्भुत कार्य होगा। क्योंकि यह मेरा मानना है निश्चित तौर पे कि पूरा भविष्य जो है इस गौ आधारित कृषि पर ही रहेगा और सारी व्यवस्थाएं यही निर्धारित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बिल्कुल एक पूरा सचित्र वर्णन किया कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है। नो डाउट, एक्सीलेंट सर। मैं अब अपने अग्रिम वक्ता, मेरे छोटे भाई डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी को निमंत्रित करता हूँ। प्रज्ञान के बारे में क्या कहूँ, यंग, डायनेमिक, एनर्जेटिक, फाउंडर ऑफ नर्मदे आयुर्वेदा। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। बहुत ही यंग एज में जो प्रख्याति माँ सरस्वती की कृपा से प्रज्ञान को मिली है, उसने अपने नाम को सार्थक करके बताया है। मैं प्रज्ञान को आमंत्रित करता हूं। फिर भी एक यक्ष प्रश्न दिमाग में है, काऊ यूरिन में यदि गोल्ड है तो उसके बारे में केवल एक रिपोर्ट से नहीं होगा। इनको समाज को बताने के लिए बहुत सारे रेफरेंसेस हमको समाज के सामने प्रस्तुत करने होंगे। और इसके विषय में यदि गौ अनुसंधान विज्ञान केंद्र यदि मदद करता है तो हम समाज तक पहुंचाने में आपका जरूर साथ देंगे। और आयुर्वेद डॉक्टर एक ऐसी यूनिट है समाज की कि जो कम से कम इसको अच्छी तरह समाज तक पहुंचा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको देंगे। तीनों जगह की अलग अलग जगह की रिपोर्ट्स हैं और बड़ी विस्तार से हैं, और वो रिपोर्ट्स आपको कल प्रयास करके ईमेल कर देंगे सर। क्योंकि यहाँ बंगाल के लोगों में ये यक्ष प्रश्न है सर। नहीं, बिल्कुल आपको पूरी अच्छी तरह से 3 जगह की है, जूनागढ़ की है, बम्बई की है और नागपुर के आसपास की है। तीनों जगह की बड़ी विस्तार की है, अलग अलग क्षेत्र की है, अलग अलग स्थानों पे किया, आप वैसे पूरा दे देंगे आपको। थैंक यू। श्रद्धांजलि में भी है, भिजवा हाँ देंगे। जी। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार शर्मा सर, हमारे आदर्श भी हैं। और आज बहुत खुशी की बात है कि माननीय सुनील मानसिंघा जी, आदरणीय अजीत जी और चौहान सर का तो कहना ही क्या, उनके सामने हमें बोलने का अवसर मिले मुझ जैसे वैद्य को, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आज हम बात कर रहे हैं गोल्ड और गाय, इन दो के बीच में क्या संबंध है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इसके बीच में एक अपनी बहुत अच्छी सी आयुर्वेदिक बात कहने का अवसर मुझे मिल रहा है। गाय जो है डेफिनेटली 200% गाय के, चाहे हम गौमूत्र की बात करें, गौमूत्र में तो क्षार होता है जो कि डेफिनेटली गोल्ड होता है, ये हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। क्षार की हम बात आयुर्वेद में करते 5000 साल से हम करते चले आ रहे हैं ये बात। और मुझे मेरी पीपीटी ठीक से शेयर हो पा रही है सर? ठीक है।
यस, तो जैसे कि आदरणीय सुनील मांझी ने बताया कि चाहे वो संजय खरे बहुत वैज्ञानिकों की टीम है जो बहुत प्रयास ऐसे वैज्ञानिक हमारी जो प्रयास करके जिन्हें ये पता लगा कि गोमूत्र में के दूध में बहुत प्रज्ञान जी आवाज कट रही है। डॉक्टर प्रज्ञान लिंक जी। टूट रहा है बीच बीच में, थोड़ा सिग्नल या तो आपका नहीं, वीडियो कर लो। केवल अपना वीडियो बंद कर लो डॉक्टर प्रज्ञान, आपका प्रेजेंटेशन भी चल जाएगा और आवाज भी आ जाएगी। रीज्वाइन कर लो, मेरे ख्याल ज्यादा अच्छा रहेगा, रीज्वाइन कर लो। वो भी ठीक है। आपका वीडियो बंद कर लो, नेट कमजोर है आपके यहाँ। जी जी ठीक है, मैं करता हूँ 1 सेकेंड। तो अपनी बात जाता हूँ। हमारे पास में बहुत इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि हम आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। आयुर्वेद कहता है यथा रूपम तथा गुणम, जैसा जैसा जिसका स्वरूप है वैसे ही उसके गुण होते हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलते हैं तो जो स्वर्ण भस्म के गुण कहे गए हैं एग्जैक्टली वैसे ही गुण हमारे यहाँ पंचगव्य घृत की हम बात करें, या हम देशी गाय के घी की बात करें, या हम गोमूत्र की बात करें, इन तीनों में जो गुण आयुर्वेद में वर्णित हैं वही के वही गुण स्वर्ण भस्म के भी वर्णित हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि जितने भी डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, जहां पर कि क्रॉनिक डिजीजेस हैं, बहुत समय से लोगों को रूमेटाइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, बहुत समय से डायबिटीज है, पूरा नर्वस सिस्टम कंप्रोमाइज हो रहा है, बहुत ज्यादा नर्वाइन डेबिलिटी आ रही है, नर्वस सिस्टम पूरा नर्व एंडिंग्स हमारे वीक हो रहे हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पाइन के डिजेनरेटिव है। आजकल अगर हम कभी सीटी या एमआरआई करवाते हैं तो उसमें हमें मालूम पड़ता है कि बहुत सारे फेसेट्स हैं, वहां पर डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, वहां पर बोन में स्पाइन में फेसेट्स निकल के आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो बोन के डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे के सारे उम्र के साथ जो वृद्धावस्था को शरीर प्राप्त हो रहा है, ये सारे डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में ये सारे के सारे क्षरण होने वाली व्याधियों में सबसे ज्यादा आयुर्वेद में वर्णित है कि भाई अंत में आपको स्वर्ण भस्म देना है। और ऐसे ही के ऐसे ही गुण अगर ना के बराबर कीमत में हमें पंचगव्य घृत से मिलते हैं, अगर हमें देशी गाय के घी से मिलते हैं, अगर हमें देशी गाय के गोमूत्र से मिलते हैं, तो 100% ये गोलकिया सर और राजू सर, ये सब प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट लोगों के द्वारा इसको इंटरनेशनली प्रूफ करके पब्लिश भी किया गया पेपर्स में कि डेफिनेटली इसमें जो स्वर्ण भस्म में गुण है वही के वही गुण देशी गाय के गोमूत्र में और घी में भी है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि इनमें गोल्ड की पर्याप्त मात्रा में हमें स्वर्ण भी उपलब्ध होता है। आप जान के बहुत ताज्जुब होगा कि मैंने यहाँ पर जो एक स्लाइड ओपन की हुई है, शायद वो आप लोगों को दिख पा रही हो। इस स्लाइड में यहाँ पर इजिप्ट के पिरामिड्स के अंदर से जो गोल्ड के ममी निकले हैं, वो गोल्ड के ममी के पास में एक दिया जल रहा था और उस दिए में आवाज गई। आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर प्रज्ञान। मैं इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सभी स्पीकर से प्रार्थना पहले ही करता हूं कि वो प्रेजेंटेशन भेज दें तो मैं भी दिखा सकता हूं, मैं इधर से हेल्प कर सकता हूं। लेकिन अभी क्षमा चाहता हूं कि मैं
हाथ में मेरे प्रेजेंटेशन नहीं है। डॉक्टर प्रज्ञान, केवल 1 मिनट मैं प्रतीक्षा करता हूं, मैं फोन भी कर रहा हूं। फोन मैंने लगाया है, अभी फोन लगाया। जुड़ रहे हैं, अभी बात हो गई, प्रज्ञान जी से बात हो गई, जुड़ रहे वापस से। उनके यहाँ लगता है नेट की प्रॉब्लम है। में लेकिन कभी कभी हो जाता है वो, ये वेबएक्स में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत कभी कभी आती है, तो हो जाना चाहिए। मैंने बोला बात तो करते दर्पण के जूम पे भी प्रोग्राम करना शुरू कर रहा हूँ। हाँ जूम अकाउंट पे भी अब प्रोग्राम करना शुरू कर रहा हूँ। हाँ जी। वेलकम डॉक्टर प्रज्ञान अगेन, प्लीज स्टार्ट। डॉक्टर प्रज्ञान, क्या आप जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रज्ञान? हरिओम। हरिओम भाई साहब, मैं आगे बढ़ाऊं? मैं कोस्ट बना दिया हूँ आप। हाँ, बहुत बहुत शुरू। धन्यवाद। हाँ, मैं आप अपना वीडियो बंद शेयर रखिए, करूं स्लाइड? प्रेजेंटेशन चालू कीजिए, वीडियो बंद जी कीजिए। ठीक है, जी ठीक। प्रेजेंटेशन यदि मेरे पास इस समय होता तो मैं भी आपको सपोर्ट करता। जी जी, नहीं मेरी गलती है, मुझे आपको देना चाहिए था पहले। आई शुड हैव गिवन यू। तो हम पंचगव्य की बात कर रहे हैं, हम गाय की बात कर रहे हैं, और आज काऊ एप्रिसिएशन पे हम की बात कर रहे हैं। और इन तीनों में आपस में क्या संबंध है? तो बहुत भी संबंध है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे देश के 3 बहुत इंपॉर्टेंट जो गाय से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, संजय बाते सर, राजू आप्टे सर, गोलकिया सर, इन लोगों ने बहुत सारा शोध करके ये पता किया कि 0.072 ppm स्वर्ण की मात्रा होती है देशी गाय के गोमूत्र में,
और देशी गाय के दूध में। इसीलिए स्वर्ण भस्म में जो गुण आयुर्वेद में कहे गए हैं वही के वही गुण आपको देशी गाय का घी का सेवन करने से और देशी गाय के मूत्र को, गोमूत्र को सेवन करने से वही के वही गुण आपको प्राप्त होते हैं। जैसे कि स्वर्ण भस्म के लिए आयुर्वेद कहता है कि ये सर्वोत्तम औषधि है सारे डीजेनरेटिव चेंजेस के लिए, ब्रोंकियल अस्थमा के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज मेलाइटस के लिए, नर्वाइन डेबिलिटी के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, सारे डीजेनरेटिव स्पाइनल डिजीज के लिए, वही के गुण आयुर्वेद में वर्णित हैं देशी गाय के घी के लिए और देशी गाय के गोमूत्र के लिए भी। अन्य किसी पशु के दूध या फिर घी या मूत्र के लिए या मुंह को या दूध को इतना गुणकारी नहीं बताया गया, जबकि आयुर्वेद में पंचगव्य से जुड़ी हुई जो हड्डियां हैं, जो गोमूत्र है, घी है, दूध है, दही है, छाछ है, इनको अमृत के तरह बताया गया, इनके गुणों को स्वर्ण भस्म के समतुल्य बताया गया है। और आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है, यहाँ तक कि अगर हम इजिप्ट की हम बात करें तो इजिप्ट में एक गोल्ड का मम्मी मिला और उस गोल्ड के मम्मी के पास में एक दिया जल रहा था जिसमें कि लिक्विड गोल्ड था। लिक्विड गोल्ड वाज द फ्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर लैम्प। और जैसे ही उसको हिलाया गया वो दिया बुझ गया और बहुत प्रयास करने के बाद भी उसको वो दोबारा लाइट नहीं कर पाए। तो बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि वो जो लिक्विड गोल्ड था वो किसी लोड मेटल को, मरकुरी इत्यादि को पंचगव्य के साथ प्रोसेस करके बनाया गया हो, या फिर वो देशी गाय के मूत्र, गोमूत्र से एक्सट्रैक्ट किया गया गोल्ड हो, जो एक ऐसा एनर्जेटिक फ्यूल होता है जो कि सालों तक एक जैसा जलता रहेगा बिना किसी क्षय के। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और अगर हम आगे बढ़े, सुनील जी म्यूट कर दीजिए, सुनील जी म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ। फिर अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद में अनुपान की, तो देशी गाय के मूत्र में जो सबसे अच्छे और सबसे अधिक और सबसे उत्तम गुण है वो है तीक्ष्ण, वो है उष्ण, वो है छेदन, वो है योगवाही। और इन बहुत महत्वपूर्ण गुणों की वजह से ये एक सर्वोत्तम अनुपान बनता है, जो कि अगर आप किसी भी चूर्ण के साथ गोमूत्र को देते हैं या किसी भी आप काढ़े के साथ देते हैं, जैसे कि थायराइड के लिए अगर आप पुनर्नवादी काढ़ा ले रहे हैं और उसमें अगर आप गोमूत्र मिलाते हैं तो ये 10 गुना ज्यादा उसके एब्जॉर्प्शन की क्षमता को बढ़ाता है, ये 10 गुना ज्यादा उसके TSH लेवल को कम करने में हेल्प करता है और बहुत जल्दी आप किसी भी दूसरे केमिकल मेडिसिन से अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं। और गोमूत्र के साथ में जो भी औषधि आप ले रहे हैं, धीरे धीरे उस औषधि को भी विड्रॉ करके थोड़े दिन केवल गोमूत्र अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे डीजेनरेटिव डिजीज आपकी ठीक करने में ये सक्षम है, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में पैलेटेबल और इजीली एब्जॉर्बेबल गोल्ड पाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं अपने क्लिनिक पे भी यहाँ पर पंचगव्य चिकित्सा का बहुत सारे रोगों में उपयोग करता हूँ। आपने अलग अलग स्लाइड बता दो प्रज्ञान जी, आपकी एक ही स्लाइड पे अलग अलग स्लाइड भी बता दो, अच्छा रहेगा जी। जैसे कि पथरी हो, लीवर के एलिमेंट्स हो, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक के डिसऑर्डर्स हो, जैसे कि मोटापा, मोटापे के आपको पंचगव्य घृत, केवल पंचगव्य घृत का अगर आप एक एक चम्मच सुबह शाम सेवन करते हैं, और चाहे थायराइड की वजह से, चाहे कोलेस्ट्रॉल की वजह से, किसी भी कारण से अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो पंचतिक्त घृत या पंचगव्य घृत से सबसे पहले वो बढ़ता क्रम जो है वो थमेगा और थम के धीरे धीरे आपका वेट कम होना शुरू होगा। अगर आपको नहीं पता कि पंचगव्य घृत कहाँ अच्छा मिलेगा, सुनील मानसिंह जी नागपुर, वहां से आप मंगाएं। अगर आप नहीं मंगा सकते तो आप घर पे देशी गाय का दूध मंगाएं, उसका आप दही जमा करके फेंट के मक्खन निकालें, उस मक्खन का आप घी बनाएं। और पंचतिक्त घृत वेट लॉस की घी से बनी हुई सबसे इंपॉर्टेंट दवा मैं आपको बता रहा हूं। आप इस देशी गाय के घी में आप उन करेलों को अच्छे से उबालिए और इसको छान लीजिए।
छान के ये तैयार हो गया आपका पंचतिक्त घृत, और ये सबसे पावरफुल एंटी ओबेसिटी मेडिसिन है। और अगर आप गोमूत्र का एनिमा भी साथ में लेते हैं तो आपका वजन बहुत जल्दी कम होगा, चमत्कारिक रूप से कम होगा। अगर हम स्पेशल कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो एनीमिया के लिए, अगर आप हीमोग्लोबिन कभी 5, 6, 7, 8 से ऊपर बढ़ता ही नहीं, तो आप लगातार स्वर्ण युक्त, प्राकृतिक रूप से स्वर्ण युक्त गोमूत्र का या गोमूत्र अर्क का आप सेवन करना शुरू करिए। आपका अद्भुत तरीके से हीमोग्लोबिन बनना शुरू होगा। और ये गोमूत्र से बढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन, जिस कारण से भी हीमोग्लोबिन पहले कम था, उन सारे कारणों को ओवरलैप करके ये बढ़ाएगा आपके हीमोग्लोबिन को, और आपको दोबारा बहुत जल्दी एनीमिया नहीं होने देगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर स्किन की आपको कोई बीमारी है तो आप अगर स्किन के लिए नीम का काढ़ा ले रहे हैं, आप उसमें थोड़ा गोमूत्र मिलाइए, वो 10 गुना ज्यादा काम करेगा। आपके 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 सोराइसिस को ठीक करेगा, आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक करेगा, आपके प्लूराइटिस को ठीक करेगा। अगर आपको अगर आपको गाउट है, अगर आपको कोष्ठुक शीर्ष है, गाउट है, ऐसे कंडीशन में गिलोय के काढ़े आप गोमूत्र को मिलाकर लीजिए। अगर आपको बहुत सारे जोड़ों में दर्द है तो केवल लौंग और काली मिर्च या फिर लौंग और लेडी पीपल या सोंठ के काढ़े के साथ आप गोमूत्र को लीजिए। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं, आपको चश्मा लगा हुआ है, आपको डॉक्टर ने बोला है कि बहुत स्टार्टिंग में मोतियाबिंद है, तो आप त्रिफला के काढ़े में गोमूत्र को मिलाकर लीजिए और देशी गाय का घी आंखों में लगाइए। इससे आपका मोतियाबिंद अगर बहुत स्टार्टिंग में है तो इट विल डिसअपियर विद इन 2 to 3 वीक्स। ये मेरे क्लिनिक के मैं सीक्रेट्स आपको बता रहा हूँ। केवल देशी गाय का घी स्वर्ण युक्त होने की वजह से ऐसी क्षमता रखता है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और आपके ब्रेन में, जो कि 90% कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, उस ब्रेन को पोषण देता है। उस ब्रेन में कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर्ड हो, छोटे मोटे क्लॉट्स आ रहे हो, छोटे मोटे एयर बबल्स आ गए हो, उनको भी ये ठीक करता है। आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां देशी गाय के घी से, दूध से, दही से, छाछ से बनी हुई मैंने यहाँ पर स्लाइड में शो की है। अपस्मार में केवल गोमूत्र नाक में डालिए। दही और गुड़ का सेवन आप सभी तरह के सिर दर्द में करिए। देशी गाय के दूध में आप थोड़ा सा तिल को पीस करके लेप करिए। देशी गाय का घी आप दूध में मिला करके पीजिए। घी की बस्ती लीजिए। आप गोमूत्र में विडंग सरसों का तेल बना करके इसका नस से लीजिए। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। और कुछ भी समझ में नहीं आता, कंधे के ऊपर के सारे डिजीज, आंखों की रोशनी, बाल, मेमोरी, फोकस, साइनस, थायराइड, कान की समस्या, ये सारे कंधे के ऊपर के रोगों के लिए केवल देशी गाय के दूध में थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डाल के जी आपकी आवाज फिर से हो गई, रिज्वाइन करो। दिन 2 कप, 3 कप, 4 कप, ऐसे 10 कप तक आप लेकर जाइए। और में एक, अगले 2, फिर उसके अगले दिन 4, ऐसे आप 2-2 बढ़ते क्रम में बढ़ाइए। फिर 2-2 कम करिए 10 दिन के बाद। ये वर्तमान क्रम में किया गया प्रयोग मेरे जो एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट है, को स्पर्म काउंट 0 है, जिनका हेड स्पर्म का खराब है, टेल खराब है, मोटिलिटी 0 है, ऐसे पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे देशी गाय के दूध के साथ कॉम्बिनेशन से आए हैं। अभी पोस्ट कोविड पे बात करें या देशी गाय का मूत्र लेते हुए जिनका ब्रोंकियल अस्थमा ठीक हुआ है, ऐसे पेशेंट्स की बात करें तो उनके फाइब्रोसिस को ठीक करने के लिए, उनके लंग्स की कंप्लीट रिकवरी के लिए देशी गाय के दूध में आप अश्वगंधा का क्षीर पाक के 1 कप दूध लीजिए, 1 कप पानी लीजिए, 1 चम्मच अश्वगंधा डालिए। हमारा जंडू भी बहुत अच्छा सा अश्वगंधा का कैप्सूल पाउडर टैबलेट बनाता है, उनका आप अश्वगंधा का एक टैबलेट ले सकते हैं और अच्छा सा आप देशी गाय के दूध में उसका क्षीर पाक बनाकर पीजिए। आपके लंग्स की रिकवरी जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स की 6 महीने में हो रही है, आपकी मुश्किल से 6 हफ्तों में वो रिकवरी होगी। इतना पावरफुल ये अश्वगंधा भावित देशी गाय का दूध आपको प्रभावशाली साबित होगा।
अगर हम शिलाजीत की बात करें तो अभी तो शिलाजीत बहुत कम मात्रा में मिलता है और उसकी खपत बहुत ज्यादा मात्रा में है। हमारे पास में देशी गाय का मूत्र है। आप एक गौशाला में जाइए, एक बड़ा सा कढ़ाई लेकर वहां पे जाइए, वहीं पर भट्टी लेके जाइए, बहुत सारा गोमूत्र आप पूरी टीम को लेकर जाइए, वो बहुत सारा गोमूत्र इकट्ठा करिए, उसको पकाना शुरू करिए। कई घंटों के बाद आखिरी में बहुत थोड़ा सा चिपचिपा गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ आपको मिलेगा। बस गैस बंद कर दीजिए। ये जो मार्केट में शिलाजीत मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल ये गोमूत्र घन सत्व या गोमूत्र गंधी मूल शिलाजीत आपको प्राप्त होगा। इसको आप मात्र 1 से 2 रत्ती की मात्रा में दूध से प्रयोग करिए। आयुर्वेद कहता है कि इस देशी गाय के मूत्र से निर्मित इस शिलाजीत का ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो इसके लिए साथ देना हो। अगर हम कल्प की बात करें, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाती हैं, मसल्स को अच्छा करती हैं, नर्व्स को अच्छा करती हैं, पाचन को अच्छा करती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी औषधि आपको बनाना है, मान लीजिए अश्वगंधा को आपको कायाकल्प के लिए उपयोग करना है, आपको सोंठ को कायाकल्प के लिए उपयोग करना है, आपको दशमूल को कायाकल्प के लिए उपयोग करना है, तो आप देशी गाय का घी और मधु, देशी गाय का घी और शहद अनइक्वल अमाउंट में अगर आप मिलाते हैं तो इस देशी गाय के घी का चमत्कार देखिए कि ये औषधि जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी ही ज्यादा पोटेंट होती जाएगी और उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होती जाएगी। और ये जिस औषधि के साथ भी मिलाएंगे उस औषधि की क्षमता को 10 गुना ज्यादा बढ़ाएगी और जिस सिस्टम पे वो औषधि काम करने वाली है उस सिस्टम का कायाकल्प करने में ये सक्षम है। इस तरह से देशी गाय के घी और शहद के साथ मिली हुई औषधियों को आयुर्वेद में हम कल्प प्रिपरेशन कहते हैं, क्योंकि ये कायाकल्प करती हैं। अभी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जोड़ों के दर्द से जो लोग परेशान हैं उसका सबसे बड़ा कारण है विटामिन B12 की कमी। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि विटामिन B12 जो है वो देशी गाय की आंतों में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। और देशी गाय का जो गोबर है उस गोबर को आप कलेक्ट करिए, उसको अच्छी साफ जगह आप इकट्ठा करिए, उसको अच्छे से आप सुखाइए, सुखा के उसके आप कैप्सूल भरिए। दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से हम सारे जोड़ों के दर्दों से लोगों को ठीक कर सकते हैं। विटामिन B12 जैसे इतने इंपॉर्टेंट पोषक तत्व जिसकी मार्केट में कीमत 1 लाख रुपए किलो है, वो ऐसे ही देशी गाय के गोबर में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उसको केवल जलाने के लिए उपयोगी मत समझिए, उस कंडे को, उसके पाउडर को आपको खाना भी है। उसको आपको खुजली हो जाए, स्किन में सोराइसिस हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए, सफेद दाग हो जाए, कोड़ हो जाए, तो उसमें आपको लगाने से भी लाभ होगा। उसका आपको बुखार बहुत तेज आ रहा हो तो 1 चम्मच उस सुलगते हुए कंडे में देशी गाय के गोबर के कंडे आप 1 चम्मच रायते का पाउडर या 1 चम्मच नीम का पाउडर या 1 चम्मच हमारा झंडू का सुदर्शन चूर्ण का पाउडर आप डालिए या 4 सुदर्शन घनवटी झंडू की आप पीस के डालिए और एक कपड़ा ओढ़ करके उसके पास बैठ जाइए। आपको 101 बुखार है, 102 बुखार है, 104 बुखार है, 2 मिनट के अंदर ही उसका बुखार उतरेगा। वो महासुदर्शन घनवटी के कारण भी है और वो जनपदोध्वंस नाशक देशी गाय के गोबर के कारण भी है। पैंडेमिक के लिए आयुर्वेद में वर्णित सबसे इंपॉर्टेंट औषधियों में गोबर को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है। ये मैं नहीं कह रहा, आचार्य चरक कह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत गंभीर बीमारियां हो गई हैं और आप बिल्कुल बेड पे आ गए, चाहे आपको पैरालिसिस हो, चाहे कीमो रेडियो के बाद में कैंसर की वजह से आपकी हालत खराब हुई हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हो, चाहे मेंटल डिसऑर्डर्स हो, ये सारे के सारे गंभीर रोग, मैं आज वात पित्त कफ से ऊपर की बात आपसे कह रहा हूं, ये सारे गंभीर रोगों के अंदर एक छोटा सा कॉम्बिनेशन आपको बताता हूं। आपको गोमूत्र लेना है 100 ml, लहसुन लहसुन का रस निकालना है 100 ml और आपको शहद लेना है 100 ml। गोमूत्र के साथ में ये शहद और लहसुन का इतना अद्भुत कॉम्बिनेशन है, इसको 24 घंटे तक आपको भानु पाक करना है, सूरज की रोशनी में रखना है। घर पे बनाइए ये दवा। हम जितने गाय से जुड़े हुए लोग हैं, हम सारी दवा आपको मुफ्त बताएंगे। कोई पेटेंट, किसी भी पेटेंट तो सब चीज का है लेकिन कॉपीराइट किसी भी चीज का नहीं है। आप घर में उपयोग करिए, आप स्वस्थ रहिए और हम पूरे देश को अच्छा सा स्वस्थ बनाएं।
सक्षम बनाए, समर्थ बनाए, यही हम सबका उद्देश्य है। खैर ये बातें बोलने, मैं तो बहुत छोटा सा एक सिपाही हूँ पंचगव्य और गाय से जुड़ी हुई चिकित्सा का। तो ये गौमूत्र में लहसुन और मधु बराबर मात्रा में मिला के आप सूरज की रोशनी में 24 घंटे रखिए, और जो भी गंभीर बीमारी आपको हो 1 से 2 चम्मच आप इसको पीना शुरू करिए, और आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर जो भी गंभीर रोग हो वो सारे गंभीर रोग आपके चमत्कारी रूप से ठीक होने शुरू होंगे। आपके त्रिदोष वात पित्त कफ सम होने शुरू होंगे। आपकी सप्त धातुएं अपने अपने स्तर पे बराबर पोषण को एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगी। पूरी 13 अग्नि जो है वो 13 की 13 अग्नि आपकी समृद्ध होना शुरू होंगी। सारे वाइटल ऑर्गन्स अच्छे से पूरे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करना शुरू करेंगे। सारे शरीर आपके मल को निकालना शुरू करेंगे। निर्मल होगा आपका शरीर। बहुत छोटा सा एक और मैं आपको ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। आजकल मोबाइल बहुत यूज करने से, लगातार लैपटॉप के सामने बैठे रहने से, लगातार अभी लॉकडाउन से हम लोग उठे हैं, हमारे बॉडी के कई पार्ट सुन्न पड़ जाते हैं। कभी हिप्स में कहीं कोई हिस्सा सुन्न हो गया, मोबाइल पकड़ने से हाथ सुन्न हो गया। ये बहुत छोटा सा फार्मूला, लंका घृत देशी गाय का घी लेना है आपको 2 चम्मच, और एक लाल मिर्च को आपको उसमें अच्छे से उबालना है और अच्छे से फ्राई करके ये तैयार हो गया लंका घृत। इसको आप मोर के पंख से या किसी भी पत्ते से आप अपने उस पार्ट पे लगाइए जहां पर कि वो पार्ट सुन्न हो गया है। इतने जल्दी नर्वाइन स्टिमुलेशन होगा, इतनी जल्दी वहां की एक्टिविटी शुरू होगी कि जिसके लिए आप बहुत दिनों तक अलग अलग नर्वाइन टॉनिक्स खा रहे थे, आप नर्व्स के डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, केवल एक ही दिन के प्रयोग से लंका घृत, ये देशी गाय का चमत्कार है कि एक ही बार में आपके नर्व एंडिंग्स को ये स्टिमुलेट करने वाला एक फॉर्मूला है। मदा मैं बस थोड़े से में, आदरणीय पवन जी, मैं थोड़े में ही बस खत्म कर रहा हूँ 1-2 मिनट में। मदाते हमारे देश की आज सबसे बड़ी समस्या है मित्रों। जितने भी पेरेंट्स हो सकता है वो खुद ड्रिंक करते हो, लेकिन कोई भी गार्जियन नहीं चाहते कि उनके बच्चे ड्रिंक करें। वो ड्रिंक करके अपने परिवार को कष्ट दें, पैसा जो है वो नशे पत्ते में बर्बाद करें। तो नशा मुक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट देशी गाय का दूध, देशी गाय का घी, देशी गाय का मूत्र है। आप या तो पंचगव्य घृत मिला हुआ मिले, बना हुआ मिले, तो आप पंचगव्य घृत का सेवन शुरू करवाइए, और आप देखेंगे कि पंचगव्य घृत के लगातार सेवन से इतनी ज्यादा सात्विकता उस व्यक्ति के अंदर आनी शुरू होती है, क्योंकि ये अग्नि, पंचगव्य के बारे में आचार्य चरक कहते हैं इदम अग्नि, ये सत्व है, ये रज और तम को पूरी तरह नष्ट करने वाली एक दिव्य औषधि है। तो जब सत्व बढ़ेगा तो अपने आप राजसिक तामसिक नशे से, विचारों से उस व्यक्ति का मन हटेगा। आप पंचगव्य घृत को पेशेंट को ना बताना हो तो आप दाल में मिला के दीजिए, सब्जी में मिला के दीजिए, आप मिठाई में मिला के दीजिए। कलकत्ता में तो बहुत मिठाइयां मिलती हैं, हम मिठाई में मिला के भी दे सकते हैं। कैंसर्स में पंचगव्य घृत को मैं अपने पेशेंट्स के लिए उपयोग करता हूं। देशी गाय के दूध और गोमूत्र को मिला के मैं अपने पेशेंट्स पे उपयोग करता हूं। गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, इन 5 चीजों को एक साथ मिला करके पंचामृत बना करके भी आप कैंसर पेशेंट को हर रोज देना शुरू करिए। ओरल कैंसर्स में तो मैं आपको बताऊं कि काली मूसली की लकड़ी को आप केवल गोमय हर रोज ओरल कैंसर पे लगाना शुरू करिए, और गोमूत्र का ही आप कवल करना शुरू करवाइए पेशेंट को। तो जो भी डेंटल कैरीज हैं, जहां मुंह में सड़न पैदा हो गई है, जहां मुंह में ऐसे नॉन हीलिंग अल्सर्स हो गए हैं, जहां मुंह खुलना बंद हो गया है, और बंद हो गया है तो खुल गया है तो बंद ही होना बंद हो गया है, ऐसे सारे पेशेंट्स में गोमूत्र से, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपका कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इसके बहुत उपयोग करने से और सही वैद्य की सलाह से, अच्छा पंचगव्य उपयोग करने से ठीक नहीं होगा, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स और प्रचुर मात्रा में पंचगव्य का सेवन मैं करता हूं, और वो सब लोग, उन सब लोगों को मैं केवल बीमारी से लाचार होके मरने नहीं देता। वो आखिरी सांस तक अपना काम करते हैं, अपने हाथ से खाना खाते हैं, अपने आप टॉयलेट जाते हैं, और समय आने पे तो मृत्यु को प्राप्त सभी लोग होते हैं। ये एक अलग बात है। गृह चिकित्सा की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताऊं कि अगर हमें हम बहुत साइंटिफिक लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर आज भी हमारे घरों में अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है या फिर कोई बहुत ज्यादा लड़ाइयां घर में हो रही हैं, तो हम हमारे यहाँ कोई ना कोई जरूर दादी मामी ये कह देती है कि लगता है किसी ने कुछ कर दिया है कि लगता है किसी ने कुछ खिला दिया है।
ऐसे जो भी हमारे कंडीशंस हो जहां हमें लगे कि ये गृह चिकित्सा का एक विषय है, क्योंकि अष्टांग आयुर्वेद में गृह चिकित्सा भी एक इम्पॉर्टेंट अंग है आयुर्वेद का, ऐसे कंडीशन में आप पंचगव्य घृत का सेवन घर में सबको कराइए। देशी गाय के मूत्र से कम पूर्णिमा और अमावस्या जब सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन होता है और अमावस पे जब सबसे कम ग्रेविटेशन होता है, जब हमारे ब्रेन में फ्लूइड सबसे ज्यादा या सबसे कम मात्रा में होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ मून, ऐसे कंडीशन में गोमूत्र का छिड़काव घर में करिए, गोमूत्र का पोछा घर में लगाइए और थोड़ा थोड़ा गोमूत्र सबको पीने के लिए दीजिए और संभव है तो 2-2 बूंद नाक में डालिए। आपके घर में कभी कोई ग्रह बाधा नहीं आएगी। आपके घर में एक बहुत इंपॉर्टेंट गृह चिकित्सक के रूप में आप अपने घर में गोमूत्र को और पंचगव्य को स्थापित करिए। कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो तिक्त घृत है, जो करेले के टुकड़े करके देशी गाय के घी में हमने प्रोसेस किया, फ्राई किया, वही आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, वही आपका एलडीएल कम करेगा, वही आपका वेट भी कम करेगा, वही आपके शरीर में यहाँ वहां जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से मस्से हो रहे हैं, मोल्स हो रहे हैं, बहुत सारे तिल हो रहे हैं, उसको भी ये कम करेगा। डायबिटीज के लिए बहुत छोटे से 1-2 प्रयोग बता के मुझे लगता है कि मुझे खत्म करना चाहिए। कुपीलू जो एक बहुत पावरफुल पॉइजन है, उस कुपीलू को आप देशी गाय के मूत्र में शोधन करें और शोधन करके आप केवल आधी रत्ती की मात्रा में किसी भी एंटी डायबिटिक मेडिसिन के साथ, जैसे कि मैं क्या करता हूं, मैं अश्वगंधा को लेता हूं और देशी गाय के दूध में उसको उबालता हूं, उबाल के छानता हूं और छान के उबाल के उसके धो के सुखाता हूं और अगले दिन फिर उबालता हूं। ऐसे 7 बार देशी गाय के दूध में उबाल कर मैं अश्वगंधा को भावित करता हूं और इस अश्वगंधा का नाम मैंने रखा है अश्वगंधा गोल्ड, क्योंकि जो देशी गाय के दूध में जो स्वर्ण की मात्रा है वो बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में अश्वगंधा के साथ जब मिलती है और वो गोल्ड के अलावा जो समग्र रूप से देशी गाय का दूध जो कंप्लीट न्यूट्रिटिव वैल्यू से परिपूर्ण है, जो कंप्लीट पोषक तत्व है, जब वो अश्वगंधा के साथ मिलता है तो इसमें अगर मैं थोड़ी सी कुपीलू की मात्रा मिला के अगर पेशेंट को देता हूं और ऊपर जो मैंने गोमूत्र सत्व से शिलाजीत बनाने की विधि बताई, इन 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आप देंगे तो पेशेंट का बहुत अच्छे से पैनक्रियाज भी एक्टिवेट होगा, उनके सेल्स में इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा और धीरे धीरे, चाहे वो हेरिडिटरी डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट ही क्यों ना हो, धीरे धीरे वो पेशेंट शुगर से पूरी तरह से मुक्त होगा। ऐसे 50 पेशेंट उज्जैन में और अलग अलग देश के शहरों में मेरे जैसे एक अदने से वैद्य के ठीक होके घूम रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण पंचगव्य चिकित्सा है, इसके सबसे बड़ा कारण देशी गाय का दूध है, इसका सबसे बड़ा कारण देशी गाय का गोमूत्र है। तो देशी गाय से जुड़ी हुई सभी चीजों को बहुत अच्छे से प्रचारित करने की जरूरत है और देशी गाय के गोमूत्र को हमें घर घर में पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोग की चीज है, सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। सड़क पे हम देखते हैं कई बार गाय के आंसू निकल रहे हैं और वो गाय अपने कष्ट से नहीं रो रही, वो गाय हमें देख के रो रही है कि मैं अमृत लेके घूम रही हूँ, मैं स्वर्ण लेके घूम रही हूँ अपने मूत्र में, मैं जनपदोध्वंस नाशक सभी बीमारियों का नाश करने के पोषक तत्व लेके घूम रही हूँ अपने गोबर में, मैं पोषक तत्वों से भरपूर दूध लेके घूम रही हूँ अपने स्तनों में। और ये मनुष्य जो है ये फिर भी अस्पताल इनसे भरे हुए हैं, फिर भी ये कष्ट में है, फिर भी ये दुखी है, ये हमारा दुख देख के गाय रो रही है। हमें उस गाय को वापस अपने घर लाने की जरूरत है, उस माँ को फिर से अपने स्थान, अपने हृदय में और अपने घर में, अपने बाड़े में, अपने खेत में स्थान देने की जरूरत है। और मुझे बहुत हृदय से प्रसन्नता है कि हमारी इस टीम को आज जंडू ने मौका दिया। मैं बहुत आभारी हूँ पवन कुमार शर्मा सर का, हमारे आइडियल हैं, और माननीय सुनील मानसिंह जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर आलोक शर्मा सर जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी मुझे सुन रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे बहुत वरिष्ठ वैद्य हैं और देश की बहुत बड़ी आयुर्वेद की हस्ती है और हमारे रोल मॉडल हैं। और केलकर सर, चौहान सर, आदरणीय सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक और इंद्र मोहन अग्रवाल सर, सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। जय गौ माता, जय आयुर्वेद, जय भारत। हरिओम हरिओम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ग्रेट, बहुत ही अच्छा, अच्छी तरह से समझाया। अभी आपने
इंद्रमोहन अग्रवाल जी का नाम लिया। मैं अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं 2 शब्द बोलने के लिए अंत में। आदरणीय इंद्रमोहन अग्रवाल जी। धन्यवाद पवन जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के आज दर्शन हो गए। सुनील जी तो बहुत आपकी चर्चा करते हैं और हमारे प्रज्ञान जी तो एकल में जुड़े हैं। मैं एकल में ग्राम संगठन का अध्यक्ष हूँ, उसके नाते अपने गोग्राम यात्रा शुरू की है और हमारा यही प्रयास है भी जो आज प्रज्ञान जी ने बताया, घर घर में हो गाय तो कभी वैध न आए, उस बेस के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है भी आगे आने का टाइम, जब कोविड में 2 साल लोगों को आज के दिन मेरा ख्याल ये हमारे लिए तो शिक्षा है। अब लोग इसको क्या समझते हैं मुझे मालूम नहीं है। जितनी अवरोधिक प्रथा हम अपनी प्रोड्यूस कर पाएंगे ये गो धन से, गो रस से और गो गोबर से ही कर पाएंगे और इसका कोई चारा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। अंत में मैं श्री सुनील मानसिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें और उसमें जरूर 2 लाइन गोल्ड के लिए जरूर बोलें। 2 लाइन नहीं, मैं ज़्यादा बोलता हूँ। देखिए, जो आपने बताया स्वर्ण क्षार की बात, और चूंकि वैज्ञानिकों का अभी वो थोड़ा सा आज अपन ने ये सब रखा, तो हम अगली बार उसका सारा प्रेजेंटेशन है ना आपको वैसे भेज देंगे पावर पॉइंट पर कि किस तरह से प्राप्त हुआ। लगभग 20 साल पहले बम्बई में राजू जी आप्टे ने वहाँ की प्रयोगशालाओं में उसको अभ्यास करके उसका ट्रेसेस ऑफ गोल्ड जो था ऑरम ऑक्साइड के रूप में, स्वर्ण क्षार के रूप में, और उसके बाद नागपुर में लगभग 7-8 साल पहले यानी डॉक्टर वाते जी के मार्गदर्शन में 2-4 फार्मेसी के विद्यार्थी काम कर रहे थे। तब ध्यान में आया वो जो बताया 0.072 पार्टिकल्स पर मिलियन। और अभी लगभग 3-3.5 साल पहले डॉक्टर गोलकिया BL गोलकिया जी जो जूनागढ़ में काम कर रहे हैं, तीनों ने समानांतर रूप से देशी गाय के गोमूत्र में, दूध में स्वर्ण के अंश, और ये बहुत महत्व की बात है। आपको इसमें स्पष्ट कर दूं कि पूरे दुनिया ने वैज्ञानिक रूप से माना है बायोलॉजिकल ट्रांसम्यूटेशन। मतलब कोई ये सोचेगा कि गाय को कोई स्वर्ण खिला रहा है तो ये दूध में आ रहा है क्या, गोमूत्र में, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हम जो सामान्य चारा बाकी सब चीजें दे रहे हैं ये नैसर्गिक रूप से उसमें बन रहा है और ये रूप में है। मतलब कोई नहीं समझे कि अब मैं इसमें से कल मंगलसूत्र बनाने लग जाऊंगा। जैसे प्रज्ञान जी ने पूरा बताया कि स्वर्ण का जो काम होता है, स्वर्ण भस्म का या बाकी चीजें या स्वर्ण प्राशन किया जाता है, वो समानांतर घी में या देशी गाय के दूध से लेके हर द्रव्य में जो प्राप्त हो रहा है वो उसके गुणधर्म वो सिद्ध कर रहे हैं और ये वैज्ञानिक रूप से प्रयोगशाला में पाया गया। तो इसलिए कोई को भ्रम होने का, और इसके पूरे दस्तावेज हैं और इसका अभ्यास, चूंकि वो पूरी वैज्ञानिक कार्यशाला। आज अपन ने जो गाय की बात कि भाई आज अंतर्राष्ट्रीय गो दिवस, तो उसमें गोवंश का समग्र विषय रखना था, तो इसलिए समग्रता से उस विषय को अपन ने स्पर्श किया है। उसमें ये एक अंश है, बहुत महत्व का अंश है। और इसीलिए स्मरण शक्ति, चूंकि जो गाय के दूध में जैसे बताया, मैं दूध का एक पार्ट उसमें आयुर्वेद का जो पढ़ के बताता हूँ कि उसमें आयुर्वेद की जो बात की है, ये हमारी पुस्तक में हमने लिखा है विस्तार से कि ये पंचगव्य का गाय का दूध सर्व प्राणियों की अपेक्षा उत्तम है। गाय का दूध वो हमारी स्मरण शक्ति बढ़ाने से लेकर जो काम करता है, ये आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये दूध का जो विशेष महत्व है। अन्य प्राणी का उत्तर शरीर को पुष्टिकाने, बल, बुद्धिवर्धक, बल कारक, वर्ण सुधारने के लिए, सभी शरीर धातुओं को पोषक, शुक्र धातु की वृद्धि, स्तन और शरीर सुंदर कायम रखने के लिए सारी चीजें जो बताते हैं। उसके बाद मिर्गी से लेके विषाद, जीर्ण ज्वर, गठियावाद, कब्जियत, बवासीर, रक्त की जीर्ण ग्रहणी, पेट की बीमारियां, गैसेज, रक्तपित्त, माताओं बहनों को हड्डी टूटना, क्षय रोग, अब ये सारे संकेत जो है अपने आप में पूरा सिद्ध करते हैं। जो आधुनिक विज्ञान ने देखा वो शास्त्र में पूरा उल्लेखित है। तो ये बात सब समझें। अभी जैसे माननीय इंद्रमोहन जी जो हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक भी हम दिल्ली में उनके निवास पर ही थे, एकल विद्यालय हमारे 1 लाख गाँव में काम कर रहे हैं। देखा जाए तो बंगाल में ज़्यादा, उसमें जैसे रमेश जी सरागी जी बड़े हमारे वरिष्ठ लोग वहाँ रहते हैं। अभी हमारा संकल्प उन गाँव तक ये विषय ले जाना, और इसमें प्रज्ञान जी जैसे वैद्यों की बड़ी भूमिका रहने वाली है कि घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला, हमारी निरोगशाला। हम ऐसे हजारों गाँव में चल रहा है, लेकिन अभी नियोजित रूप से हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि आने वाले 2-3 वर्ष में 1.5 लाख गाँव तक ये विषय जल्दी से बहुत जल्दी ले जाना। गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग, स्वामीनारायण, इस्कॉन, सब बड़ी अच्छी संस्था अपने साथ है, पतंजलि की सारी। तो इस देशी गोवंश को केंद्र में रखकर और उसके माध्यम से सारे गव्य पदार्थों का जो दैनिक जीवन में, पंचगव्य का दैनिक जीवन में उपयोग या हमारे ग्राम वैद्य की परंपरा में, उसके साथ साथ चिकित्सा के लिए और दैनिक आहार के रूप में। तो जो बच्चों में आज जैसे कैल्शियम की हम डेफिशिएंसी की बात करें या कमजोरी, हड्डियां टूट रही हैं, मतलब जैसे बोलते पहले वो हेयरलाइन ब्रेकेज होता था, अभी तो बोन डेंसिटी की बात आ रही है। मतलब ये जो सारी कमजोरियां दूध और घी का सेवन न करने से, फिर वो गठियावाद की बात की, बाकी सब बातें की, तो ये सब चीजें बंद करनी है या इस सबको विराम देना है और पंचगव्य चिकित्सा सिरमौर चिकित्सा पद्धति बने भारत की, जन जन की
जिसको बोलते हैं। एक बार यहाँ पर महाराष्ट्र में पुणे के आसपास हमारे डॉक्टर यहाँ पर काम करते हैं और उन्होंने बताया कि ये घर घर की सर्वमान्य चिकित्सा बन सकती है। तो उस तरफ अपन बढ़ रहे हैं। तो इसमें सबको विस्तार से काम करने की आवश्यकता है और इसके सत्र आप जो बीच बीच में कुछ ना कुछ जोड़कर अपना चल रहा है, इसको विस्तृत और एक श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम हम चलाएंगे कि इसका सबको गौमूत्र के, दूध के, दही घी छाछ के, गोरोचन के, इसके क्या क्या परिणाम या इसके क्या संदर्भ है, क्या अभ्यास है, क्या परिणाम है और आज आधुनिक विज्ञान ने क्या क्या परखा है, इसको क्या समझा है, तो ये सारी चीज़ें समाज के सामने स्पष्ट होंगी। हमारा जो मूर्धन्य जो विद्वज्जन है, हमारे वैद्य लोग और हमारे एलोपैथी के डॉक्टर्स, पशु वैज्ञानिक, ये सबको भी जोड़ के इसमें करेंगे। तो अपना प्रयास बड़ा महत्व का है, इसको जन जन तक ले जाने की बहुत आवश्यकता है और निश्चित रूप से बहुत लाभ रहेगा समाज को इसका। इसकी जिज्ञासा थोड़ी और कर दूं सुनील जी, पवन जी की जिज्ञासा का और उजागर कर दूं। स्वर्ण के लिए हमने पतंजलि में 2007 में स्वामी विश्वब्रह्म के साथ में इसका अन्वेषण किया था। डॉक्टर चौहान भी इसके प्रत्यक्ष थे। हमने इसका प्रयोग डिफरेंट गांवों पे किया। देसी गाय में भी कौन सी नस्ल और कौन सी गाय और कौन सी एज की गाय के ऊपर किया तो परिणाम हमारे 0.004 ppm तक आए। इसमें बछिया अनवेड मदर बोलते हैं, उसका सुबह 4 बजे का जो मूत्र, पहला मूत्र है, उसका प्रयोग किया गया। उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण आए। उसमें जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई सोना कोई ज्वेलरी के लिए नहीं है। स्वर्ण भस्म का प्रयोग जो पतंजलि में स्वर्ण भस्म बनती थी, उसका प्रयोग हमने उस भस्म से किया तो उसके 100% ज्यादा रिजल्ट आए। तो ये उजागर करने की बात है। अभी जो स्वर्ण की बात कर रहे हैं, ये जिज्ञासा नहीं रही, ये प्रूफ हो गया है भी आज के दिन स्वर्ण की वजह से ही गौ माता हमारा आज के दिन सभी रोगों का निवारण कर रही है और अच्छे जो असाध्य रोग हैं उससे निवारण हो रहे हैं। तो गाय के सोने से अच्छा सोना कोई निकल नहीं सकता। मरे आदमी को, मृत आदमी को दे देंगे तो एक बार वो भी जीवित हो जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन्यवाद। ये जो बताया अभी कोटेश्वर की गौशाला का भी काम माननीय इंद्र मोहन जी देखते, क्योंकि पहाड़ी नस्ल की, जैसे हमारे रामस्वरूप जी भी इसमें नहीं थे, उन्होंने वहां पर देखा जो पहाड़ों में वो बद्री गाय है उत्तराखंड के वन क्षेत्र में, तो उसमें ये था कि ये जो हमारी पहाड़ी नस्ल की गाय है उसमें जो विशेष तत्व आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि उसको जंगल से जो वनौषधियां, जड़ी बूटियां मिल रही हैं उसका प्रभाव। और ये गौमूत्र का पहला पेटेंट हुआ था और हमने यहाँ पर भी सीमैप में सब जगह देखा। यहाँ पर जो देवलापार के जंगलों में जो चल रही थी उसकी जड़ी बूटी का विश्लेषण किया, उसका बड़ा प्रभाव आता है। तो ये उस जगह पर ज्यादा तत्व मिल रहे हैं, यानी उसका स्वर्ण का प्रतिशत उस जगह पे ज्यादा मिल रहा है और इसका भी हम तुलनात्मक बहुत जल्दी सबके सामने रख देंगे। ये सारी चीजें बहुत कैटलॉग के रूप में रहेगी और आपको विस्तृत जानकारी पूरा डेटाबेस के रूप में अभी जितनी उपलब्ध है बहुत जल्दी आपको भेज देंगे। धन्यवाद। पुनः सबको वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, शुभरात्रि। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहा। ये समाज में अवेयरनेस लाने के लिए निश्चय ही एक सागर में बिंदु जैसा योगदान है। अभी ये बहुत आगे बढ़ना है। आदरणीय मानसिंह जी, अग्रवाल जी, आप सभी के निर्देशन में हम लोगों को बहुत आगे बढ़ना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आलोक शर्मा जी को भी मेरा नमस्कार। सभी को ऑन द डाइस, ऑफ द डाइस, सभी को मेरा नमस्कार। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम, आशीर्वाद।